Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to IST Online Learning Management System. And today is our first lecture for the course of Design of Structures. This course is basically for BSc Civil Engineering final year students, 8th semester, fall 2016. Course of Design of Structures, Department of Civil Engineering. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 1 and week number 1. These are the reference textbooks. Design of Concrete Structures by Nielsen, Darwin and Doolan, Building Code Requirements for Structural Concrete, Reinforced Concrete Design, Structural Concrete Theory and Design by Nadeem Hassan, even Reinforced Concrete Structures by Zahid Ahmad Siddiqui, ये भी आप वो यूज कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आपके पास कोई और Reinforced Concrete डिजाइन की बुक है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। हाउएवर जो हमारा कोर्स का जो अगला पार्ट है, सेकंड जो फेज है वो है ब्रिज डिजाइन से कनेक्टेड। तो उसके लिए जो है वो आपको आशु ब्रिज डिजाइन मैनुअल्स वगैरह जो ओल्ड वर्जन है वो नेट पे अवेलेबल है, उनको आप सर्च करना स्टार्ट करें तो जो है वो अदरवाइज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। So the topic of today's lecture is retaining walls, its types and earth pressures। कि हम जो है वो इस लेक्चर के अंदर रिटेनिंग वॉल्स को डिस्कस करेंगे कि रिटेनिंग वॉल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स कौन कौन से हैं और व्हाट आर द अर्थ प्रेशर्स बेसिकली जो एक्ट कर रहे होते हैं आपके रिटेनिंग वॉल के ऊपर। This is a summary of contents. First of all we will discuss about what is retaining wall। retaining wall कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रिटेनिंग वॉल कंसीडर करते हैं। After that we will discuss about the uses of retaining wall in the construction industry। हम उनको कहाँ यूज करते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, एप्लीकेशंस क्या है। Then we will go for internal friction angle of soils। इंटरनल फ्रिक्शन के सॉइल जो हैं उनके आपस में पार्टिकल्स के दरमियान जो फ्रिक्शन एंगल डेवलप होती है वो बेसिकली उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और हम उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल्स। टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल्स के अंदर हमारे पास ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल्स हैं, सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल्स हैं, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल्स हैं। देन वी विल गो फॉर द काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल्स एंड बटरेस रिटेनिंग वॉल्स, ब्रिज एबटमेंट्स आल्सो, एंड देन वी हैव अ बेसमेंट वॉल्स जो कि हमने टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल्स के अंदर डिस्कस करना है। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन द रिटेनिंग वॉल के कौन से फोर्सेस जो हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं रिटेनिंग वॉल्स के ऊपर और हाउ दीज फोर्सेस बेसिकली आर जनरेटिंग द फेल्यूर मैकेनिज्म्स इन द रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर्स। देन इन फोर्सेस के बाद हम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज डिस्कस करेंगे कि जो एक्टिव एंड पैसिव सॉइल प्रेशर्स के लिए कौन सी थ्योरीज जो है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रही होती है, वो थ्योरीज भी हम डिस्कस करेंगे। So coming back to the topic, retaining walls. It is a structure that holds back the soil or other loose material and prevents it from assuming natural angle of repose at a location where an abrupt change in ground elevation occurs। अब सबसे पहले जो हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आपके पास टू डिफरेंट ग्राउंड लेवल्स हैं। लेट्स सपोज एक हमारे पास एक प्लेन लैंड है जिसके ऊपर अभी हम रह रहे हैं या आप जाते हुए नजर आता है, अचानक से जो है वो आपके पास एक हिली या जो है वो पहाड़ी एरिया वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, दो अनइक्वल लेवल ऑफ ग्राउंड आ जाता है या टू डिफरेंट एलिवेशंस ऑफ ग्राउंड आ जाता है। उस केस के अंदर हम दोनों एलिवेशंस के दरमियान, दोनों लेवल्स के दरमियान हम एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ताकि जो सॉइल है उसको वो स्टेबल रख सके। आप जो स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एरिया जो आपका प्रोजेक्ट एरिया है वो हमारा सेफर साइड के ऊपर चला जाए। The structure which provides stability to the loose or compacted soil। Even some cases के अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल एक आपकी कोई जो है वो विलेज है या कोई सिटी है उसके पास में जो है वो एक बड़ा पहाड़ी एरियाज हैं, तो उस केस के अंदर अगर आपका वो जो पहाड़ी एरियाज है या हिली एरियाज हैं या जो है वो आपके रेत के टीले हैं बड़े, तो उनके वहां से जो है वो लैंडस्लाइडिंग के चांसेस वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस केस के अंदर आप जो लूज और कंपैक्टेड सॉइल को एक प्रोटेक्शन वॉल के जरिए जो है वो आप अपने जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, कंस्ट्रक्टेड एरियाज हैं, उनको आप सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए आप एक वॉल प्रोवाइड करते हो। दैट वॉल बेसिकली इज नोन एज अ रिटेनिंग वॉल। Structures designed to sustain the lateral earth pressure or other material, grain, liquid, ores, and to retain it in a steep face slope which otherwise would rupture or slide down। कि कोई भी जो है वो रिटेन मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, इन द फॉर्म ऑफ ओर्स, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड
वो अगर आपका मटेरियल है उसको आप एक प्रोटेक्शन वॉल के जरिए प्रिवेंट करते हो फ्रॉम द मूवमेंट, प्रिवेंट करते हो फ्रॉम मूवमेंट टू द जो है वो आपकी कंस्ट्रक्शन साइट है उसके ऊपर, या जो अर्थ प्रेशर उनकी वजह से जो डेवलप होते हैं उनको आप रोकने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हो. दैट स्ट्रक्चर बेसिकली इज नोन एज द रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर. नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन. एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बेसिकली जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स या मटेरियल्स के दरमियान जो बारीक पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान एक एंगल डेवलप होता है, उसको हम एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं. अब इसकी सिंपल एग्जांपल इस तरह से, लेट्स सपोज हम एक फाइन सैंड का एक हीप बनाते हैं बड़ा सा, यानी कि हम उसको स्टोर कर रहे हैं एक जगह के ऊपर. यहाँ पे स्टोर्ड सैंड है और ये एक फनल है, इस फनल के जरिए मैं मजीद सैंड इसके ऊपर ऐड करता जाता हूँ. जब आप सैंड मजीद ऐड करेंगे तो एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट के ऊपर ये बारीक पार्टिकल्स जो है वो रोल डाउन स्टार्ट कर देते हैं. पार्टिकल्स जो है वो रोलिंग डाउन होकर नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं. और अगर आप मजीद सैंड ऐड करते जाओगे तो एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आता है जिसके अंदर ये सैंड आपका यहाँ से कर्व फॉर्म के अंदर फेल हो जाता है, जिस तरह से ये आपको पीछे नजर आ रही है. This failure of soil basically is known as the shear failure of soil. और shear failure जो appear हुआ वो basically जो एंगल हम रिकॉर्ड करते हैं, that angle is known as an angle of internal friction. कि पार्टिकल्स आपके जितने फाइनर होते हैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन उतना ही लोअर होता है. अब इसी तरह से अगर आप एक कोर्स सैंड का स्टेक या हीप बनाते हो उस केस के अंदर जो है वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आपका बड़ा हो जाता है या हैवियर एंगल ऑफ हो जाता है, यानी कि इसका जो हीप है वो फाइन सैंड से ज्यादा थोड़ा सा हाइट के अंदर बड़ा बना सकते हैं. तो अब इस चीज का अंदाजा जो है वो हम क्या इसका यूजेज है हमारी इंडस्ट्री के अंदर. लेट्स सपोज ये हमारी एक रिटर्निंग वॉल है और यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टेड जो है वो एरिया है जहाँ पे आपने रोड बनाया हुआ है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, आप इसको यूज करना चाहते हैं, जो पर्पज जिस पर्पज के लिए हमने बनाया है. अगर फॉर एग्जाम्पल ये वॉल हम प्रोवाइड नहीं करते तो ये जो लूज और कॉम्पैक्टेड सॉइल है बैकफिल के अंदर डिफरेंट एलिवेशंस के अंदर, ये सॉइल अगर बारिशें होती हैं, कोई भी रेनफॉल वगैरह हुई या स्नोफॉलिंग हुई या कोई भी नेचुरल चेंजेस की वजह से ये स्लोली जो है वो आपका मूव करता हुआ उड़ता हुआ ये स्लाइडिंग की वजह से ये आपके रोड को कवर कर सकता है, आपका मोड ऑफ कन्वीनियंस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है. इस केस के अंदर हमने क्या किया, इस रिटेन्ड मटेरियल को प्रिवेंट किया बाय प्रोवाइडिंग रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर. अब रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर हमने प्रोवाइड कर दिया. दिस टाइप ऑफ मटेरियल इसके अंदर जो मूवमेंट है स्लो जो आपकी रेनफॉलिंग की वजह से या नेचुरल चेंजेस मॉइस्चर चेंजेस की वजह से ये आपके वैरायटी ऑफ फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं आपके इस रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर के ऊपर. अगर ये फोर्सेस हमारी जो इसकी जो स्ट्रेंथ है वॉल की, इससे ये फोर्सेस अगर एक्सीड कर जाते हैं तो वॉल आपका ओवरटर्न हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, गिर जाएगा और आपका ये स्ट्रक्चर भी डैमेज हुआ और मोड ऑफ कन्वीनियंस जो है वो भी आपका डिस्टर्ब हो गया. Exactly similar to this picture, we have one house here, जो कि घर आपका एक एलिवेशन लेवल के ऊपर बना हुआ है. हमारे पास यहाँ पे प्लेन लैंड है. अगर हम ये रिटर्निंग वॉल स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करते तो ये घर की वजह से एक सरचार्ज लोड एक्ट कर रहा है और ये आपका सॉइल का इटसेल्फ अंदर प्रेशर्स है, ये दोनों एज अ कम्युलेटिवली एक्ट कर रहे हैं इस साइड के ऊपर. अगर रिटर्निंग वॉल नहीं होता तो ये ओवरऑल पूरी साइड जो है वो कोलैप्स हो सकती है. अगर ये साइड कोलैप्स हो जाती है आपका ये घर जो है वो एट द एंड जाकर डिस्टर्ब होगा. इसके नीचे सॉइल जो है वो वीकर पड़ जाएगी और आपका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली एट द एंड कोलैप्स कर जाएगा. तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस रोड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल्स प्रोवाइड किए. दैट बेसिकली वॉल्स जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे इस सॉइल के लिए आप कह लें चाहे इस सॉइल के लिए आप कह लें, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा पर्पज है, वो हमारा पर्पज अचीव हो सके. Now these are the images from the पहाड़ी hilly areas और mountainous areas. हमारे पास पाकिस्तान में भी जैसे बहुत सारे hilly areas और mountainous areas हैं जहाँ पे हम अपना जो मोड ऑफ कन्वीनियंस या ट्रांसपोर्ट का जो मोड हमने बनाया हुआ है, रोड एंड हाईवेज वगैरह, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने जो है वो रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं. अक्सर हमें जो है वो बारिशों के सीजन में या जो है वो समटाइम्स न्यूज के ऊपर हम सुनते हैं कि हमारे जो हिली एरियाज के अंदर लैंड स्लाइडिंग की वजह से जो है वो रोड्स या जो मोड ऑफ कन्वीनियंस है वो सारे जो है वो डिस्टर्ब हो चुके हैं और हमारे जो लोग हैं वो वहां पे फंसे हुए. इस केस के अंदर आप देख सकते हैं कि ये आपका बैकफिलिंग जो है वो सॉइल या लूज मटेरियल है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इस रोड को प्रोटेक्ट करने के लिए या इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमने एक रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर दिया हुआ है. एग्जैक्टली इसके ऊपर आपकी जो मोड ऑफ कन्वीनियंस है, ट्रैफिक मूव कर रही है, इसकी वजह से इसका जो लोड है सॉइल का वो इन वॉल्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है.
यहाँ पे ये वाल जो है वो शेयर फेल्यूर जनरेट करा सकता था, एंगल ऑफ इंटरनल रिपोज जनरेट हो सकता था। उस केस के अंदर यहाँ पे भी हमने रिटर्निंग वॉल प्रोवाइड किया हुआ है, ताकि जो हमारा मोड ऑफ कन्वीनियंस है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, रोड, वो भी सेफ रहे, और जो ऊपर जो आपकी लेन जो सॉइल है या जो बैकफिल मटेरियल है, लूज सॉइल, वो आपकी एक स्टेबिलिटी पोजीशन के अंदर बरकरार रख सकते हैं। एग्जैक्टली दिस इज द सिमिलर पिक्चर लाइक द प्रीवियस वन। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, ये पाइप्स जो है वो ड्रेन पाइप्स हैं। और ड्रेन पाइप्स हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसको हमने जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज जो है वो हमारा यहाँ पे आपका बैकफिलिंग मटेरियल है, और दिस इज द टाइप ऑफ ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल का ये टाइप बना हुआ है, और हम इसकी जो है वो थिकनेसेस वगैरह कम करते जा रहे हैं जैसे हम हाइट की तरफ ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। ये आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, अनइक्वल लेंथ्स हैं, ये आपका ग्राउंड एलिवेशन लोअर लेवल है, और ये आपका अपर लेवल है, टू अनइक्वल लेवल्स ऑफ ग्राउंड है। एग्जैक्टली इसी तरह से दिस इज आल्सो टाइप ऑफ रिटर्निंग वॉल स्ट्रक्चर। लूज मटेरियल है, इसके लिए हमने एक पूरा कंप्लीट रिटर्निंग वॉल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पे आपका मोड ऑफ कन्वीनियंस या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो आपने प्रोवाइड किया हुआ है। दिस इज द रिटर्निंग वॉल स्ट्रक्चर अंडर कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं लूज और ग्रेन्ड मटेरियल है। समटाइम्स हम क्या करते हैं, जो आपका लूज और ग्रेन्ड मटेरियल है और रिटर्निंग वॉल जो आपने बनाया है, उन दोनों के दरमियान हम ग्रेनुलर मटेरियल्स को फिल कर देते हैं। ग्रेनुलर मटेरियल्स को फिल करते हैं, यानी कि कोहेसिव सॉइल्स नहीं, नॉन कोहेसिव सॉइल्स को हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। उसको हम क्यों फिल करते हैं, उसको हम आगे बाद में डिस्कस करते हैं इस चीज के ऊपर। दिस इज रिटर्निंग वॉल स्ट्रक्चर आल्सो। इसके अंदर आपका दोनों फेजेस के अंदर जो आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, रोड है, ये दोनों फेजेस के अंदर या दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो अलग अलग प्रेशर्स को फेस कर रहा है। यहाँ पे आपका जो है वो लूज रिटेन्ड मटेरियल है, और यहाँ पे आपके पास जो है रिवर फ्लोट कर रही है। ये आपने एक रिटर्निंग वॉल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पे हमने क्यों रिटर्निंग वॉल स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड किया, क्योंकि इस रिटर्निंग वॉल से ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे है, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे एक रिवर फ्लोट कर रही है। अगर हम यहाँ पे एक प्रोटेक्शन वॉल नहीं देते तो ये रिवर जो है वो हमारे इस रोड के नीचे जो है इरोजन जनरेट करा के हमारी सॉइल को, जो रोड के नीचे हमने सॉइल कॉम्पैक्ट की हुई है, उस सॉइल को स्लोली वो लूज करता, स्लोली जो है वो हमारे सॉइल के ऊपर वीक करके पूरे स्ट्रक्चर के अंदर एक सेटलमेंट जनरेट कर सकता था। अगेन इन दिस पिक्चर आप देख सकते हैं कि लेट्स जैसे मैंने पहले बताया कि समटाइम हिली एरियाज के अंदर रिटेनिंग वॉल की फेल्यूर की वजह से जो है वो हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज जाता है, जिसकी वजह से आप जहाँ पे जो लोग हैं उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज नहीं कर सकते, वो वहीं पे फंस जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्निंग वॉल पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिमोलिश हो चुका है। इसी वजह से रिटर्निंग वॉल के डिमोलिश होने की वजह से ही आपका पूरा रोड जो है वो डिस्टर्ब हो गया और डिस्ट्रॉय हो गया। एग्जैक्टली सिमिलर इसी तरह से आप इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं कि रिटर्निंग वॉल कितना जरूरी है या कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी जो एक कंपोजिशन है या उसकी जो एक फंक्शन है, बेसिकली वो हमारे एक स्ट्रक्चर के लिए या स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए कितना पॉजिटिव रोल प्ले करता है, वो आपको इस पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ रिटर्निंग वॉल्स? के यूजेस रिटर्निंग वॉल्स के क्या है कि आप जब डिफरेंट एलिवेशंस आपके पास आ जाती हैं, लेवल ऑफ ग्राउंड चेंज हो जाता है, उस केस के अंदर आप किसी भी स्ट्रक्चर को मेंटेन या स्टेबल रखने के लिए आप रिटर्निंग वॉल प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका जो मोस्टली यूजेज है वो रेलवेज एंड हाईवेज के अंदर है। अगर हम पाकिस्तान के मोटरवे की बात करें जो मुल्तान से कराची जा रहा है या मुल्तान से लाहौर तक आप बना रहे हो, तो उस केस के अंदर आपके पास वेरियस लैंड्स की जो अनइक्वल लेवल्स हैं वो आती हैं। उस केस के अंदर हमारे पास जहाँ पे अनइक्वल लेवल ऑफ ग्राउंड आ जाता है, वहां पे हमने रिटर्निंग वॉल को स्लोप या सॉइल को जो है वो स्टेबल पोजीशन में रखने के लिए हमने रिटर्निंग वॉल्स प्रोवाइड करने ही करना है। इन बिल्डिंग्स दैट रिटेन सॉइल्स फॉर बेसमेंट वॉल्स, जो आप बिल्डिंग बनाते हो, जो बेसमेंट है आपका, जहाँ पे आपने जो है वो अंडरग्राउंड पार्किंग्स बनाई है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स वगैरह बनाए हैं, तो उनको आप एक प्रोटेक्शन वॉल के जरिए जो आपका रिटेन्ड मटीरियल है आउटर सरफेस के ऊपर, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए आप बेसमेंट वॉल को एज ए रिटेनिंग वॉल्स भी डिजाइन करते हैं। To retain liquid or any other loose material in reinforced concrete tanks and silos, reinforced concrete tanks, sediment tanks, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टैंक्स, साइलोस वगैरह भी बना सकते हैं, या कोई लिक्विड हायर क्वांटिटी के अंदर आप स्टोर करने के लिए भी रिटेनिंग वॉल का स्ट्रक्चर एज अ स्मॉल रिजर्वायर के तौर पे भी आप डिजाइन कर सकते हैं। Retaining walls are most extensively used in railways and highways construction. Now the second important topic is types of retaining walls. In types of retaining walls, our first important type is gravity retaining wall. Gravity retaining wall basically जो है वो हम by brick masonry, block masonry, stone masonry
या प्लेन कंक्रीट को यूज करके हम बनाते हैं ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। इस रिटेनिंग वॉल की खासियत क्या है कि ये अपने हैवियर डायमेंशंस की वजह से या हायर डायमेंशंस की वजह से इसका अपना जो सेल्फ वेट है वो बहुत ज्यादा होता है। उससे हैवियर सेल्फ वेट की वजह से ये इस काबिल होता है कि जो रिटेन्ड मटेरियल है उसका जो उसकी वजह से जो फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं आपके स्ट्रक्चर के ऊपर, जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनको एक स्टेबल पोजीशन के अंदर उनको फेस करता है और स्ट्रक्चर को जो हमारी रिटेन्ड मटेरियल है उसको एक जो है वो स्टेबल पोजीशन के अंदर बरकरार रखता है। These walls are proportioned so that no tensile stresses are generated। इसका मकसद जो है वो कहने का ये है कि हमारे पास जो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर हम जब सेंट्रोइडल या फ्लेक्चर के अंदर जब लोडिंग सप्लाई करते हैं तो सरफेसेस अपर और बॉटम सरफेस के ऊपर जो है वो वेरियस कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्सेस वगैरह जनरेट होती हैं। तो मैसनरी के केस के अंदर इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आप जब भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक फोर्स अप्लाई करते हो तो उसके अंदर फ्लेक्चर या जो आपकी फ्लेक्चरल बिहेवियर की वजह से टेंसाइल या कंप्रेसिव जोन्स बनते नहीं है, इनकी जो जॉइंट्स हैं या बोन्स हैं वो वीकर होते हैं। तो these walls basically can be said as a rigid walls, लेकिन जब horizontal pressure की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है तो ये किसी भी वक्त फेल हो सकते हैं। The practical height for gravity retaining wall is should not exceed 10 feet की maximum height आपके पास जो है वो 10 फीट तक है। These are the types of gravity retaining walls, जिसके अंदर आप इमेजेस के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक retained material है, ये आपका प्लेन ग्राउंड है, दोनों को हमने जो डिफरेंट अनइक्वल लेवल्स थी उनको मेंटेन रखने के लिए हमने यहाँ पे एक रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। इसके जो है वो वॉल्स आपके प्लेन वर्टिकल भी हो सकते हैं, ट्रेपेजॉइडल फॉर्म के अंदर भी आप बना सकते हैं, और ये आपका जो इंक्लाइंड प्लेन है ये अंदर रिटेन मटेरियल की तरफ भी हो सकता है, ये बाहर की सरफेस की तरफ भी हो सकता है, पॉसिबल है हमारे पास। देन सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप इज सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल एक कंपोजिट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम मैसनरीज और रिइंफोर्समेंट या रिइंफोर्स कंक्रीट का एज अ कंपोजिट स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। यानी कि 50% या यूं कह लो कि 70 to 80% हमारे पास मैसनरी कंस्ट्रक्शन होती है और 20% हम जो है वो रिइंफोर्समेंट या रिइंफोर्स कंक्रीट का इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ताकि रिइंफोर्समेंट जो है वो समहाउ कुछ हमें एडिशनल प्रेशर्स को बियर करने की जो है वो इंटेंसिटी प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर को। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस रिइंफोर्समेंट की वजह से जो आपका स्ट्रक्चर है वो उसके लार्जर डायमेंशन जो है वो भी थोड़े समहाउ रिड्यूस करके इसका जो वजन है अपना वो सेल्फ वेट कम कर सकते हैं। Semi gravity walls are gravity walls that have a wider base to improve the stability of the wall and to prevent the development of tensile stresses in the base। कि जो बेस के ऊपर अगर ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेसेस अप्लाई हो रही हैं स्ट्रक्चर के अंदर या रिटेनिंग वॉल के अंदर अर्थ प्रेशर की वजह से, उस केस के अंदर हम बेस के अंदर थोड़ी सी या वॉल के अंदर थोड़ी सी हम रिइंफोर्समेंट ऐड करते हैं ताकि वो रिइंफोर्समेंट हमारे टेंसाइल स्ट्रेसेस को जो जनरेट हो रही है उनको बियर कर सकें, जो बाकी आपकी मैसनरी वॉल्स हैं वो एज अ मैसनरी वॉल के तौर पे एक्ट कर रही होती हैं। थर्ड मोस्ट इकोनॉमिकल टाइप एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप जो है वो हमारे पास कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का है। Cantilever retaining wall is a reinforced concrete wall that is generally used for the heights from 8 से 20 फीट तक। अगर आपके पास एक वॉल या रिटेन मटेरियल जो है वो 8 से 20 फीट की हाइट तक का है तो उस केस के अंदर आप कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के अंदर भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये टाइप जो है वो दुनिया के अंदर मोस्ट कॉमन टाइप है जो कि यूज किया जाता है। एंड बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिकल कंडीशंस एंड इट्स जो है वो सिंप्लिसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये बनाना भी आसान है और इसके ऊपर जो है वो हमारी बजट या खर्चा वगैरह भी कम आता है बनिस्बत जो है वो हमारे जो दूसरे टाइप्स हैं रिटेनिंग वॉल्स के। इस टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल में तमाम मेंबर्स, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल आर एक्टिंग एज अ कैंटिलीवर। फॉर एग्जांपल कैंटिलीवर क्या होता है कि एक साइड जो है वो हमारी फिक्स होती है, दूसरी साइड जो है वो हमारा फ्री होती है। कैंटिलीवर की एग्जांपल जो है लेट्स सपोज दिस वर्टिकल मेंबर, ये साइड जो है एज अ बेस प्लेट ये इस मेंबर के लिए फिक्स कंसीडर हो रही है, तो ये मेंबर आपका एज अ कैंटिलीवर ट्रीट हो रहा है। अगर आप सिर्फ हील पोर्शन को कंसीडर करें तो ये दोनों जो मेंबर्स हैं दीज आर एक्टिंग एज अ फिक्स सपोर्ट फॉर दिस मेंबर, देयरफॉर इट्स कंसीडर्ड एज अ कैंटिलीवर अगेन। अगर आप टो को कंसीडर करते हैं तो ये दोनों मेंबर्स जो हैं वो टो के लिए एज अ फिक्स सपोर्ट रोटेट कर रहे हैं और ये आपका मेंबर जो है वो एज अ कैंटिलीवर ट्रीट हो रहा है। तो इस केस के अंदर इस वजह से हमने इस मेंबर का नाम जो है वो एज अ कैंटिलीवर रखा हुआ है। वैरायटी ऑफ फॉर्म्स हैं, वैरायटी ऑफ शेप्स हैं, इसको आप जो है वो टी फॉर्म के अंदर यूज कर सकते हैं, इसको आप जो है वो विदाउट
टो डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि एल शेप में, इन्वर्टेड एल शेप के अंदर। उसके बाद 3 डिफरेंट टाइप्स की लोडिंग्स वगैरह एक्ट कर रही होती हैं नॉर्मली कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल्स के ऊपर। आप कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को उन एरियाज के अंदर यूज कर सकते हैं जहां पे ये 3 किस्म की जो है फोर्सेज आपके पास जनरेट हो रही हैं अर्थ प्रेशर्स की वजह से। नंबर फर्स्ट केस, आपके पास कोई सरचार्ज लोडिंग है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर या एज अ जो है वो कोई रोड का सरफेस या एज अ पेवमेंट कोई बनाने लगा हूँ जिसके ऊपर जो है वो हमारी हैवी ट्रैफिक वगैरह मूव करती है, उस केस के अंदर हमारा जो है वो कैंटिलीवर जो है वो रिटेनिंग वॉल आपका एक परफेक्ट चॉइस है। सेकंड, जो हमारे पास अगर इंक्लाइंड फॉर्म में एक पहाड़ बड़ा जो है वो हैवियर स्ट्रक्चर या हैवियर जो है वो लैंडफिल की वजह से यहाँ पे आपका एक इंक्लाइंड फॉर्म में रिटेन मटेरियल है, तो उस केस के अंदर जो है वो आपका कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल भी एक प्रॉपर रोल प्ले करता है। थर्डली, इसी वॉल के ऊपर कोई वर्टिकल या ग्रेविटी लोड्स वगैरह अप्लाई हो रहे हैं और दूसरा आपका बैक फिलिंग मटेरियल है, तो दोनों केसेस के अंदर भी आप कैंटिलीवर जो है वो आपकी परफेक्ट चॉइस है, आप इसको बना के डिजाइन कर सकते हैं। The fourth important type of retaining wall is counterfort retaining wall. Counterfort retaining wall, basically in this type of retaining wall, the stem and base slab are tied together by counterfort, which are transverse walls spaced and at an interval and act as tension tie to support the stem wall. अब ये रिटेनिंग वॉल का टाइप जो है लाइक कैंटिलीवर होता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो हम इंक्लाइन ब्रेसेस प्रोवाइड करते हैं या इंक्लाइन सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह आपकी एक कमरे के अंदर या घर के अंदर आपको नजर एक दीवार हमारी एज अ वर्टिकल मेंबर और फर्श जो है वो नीचे आपका एज अ बेस है, तो दोनों के दरमियान आप एक इंक्लाइन सपोर्ट या ब्रेसिंग प्रोवाइड करते हो। तो काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल के अंदर भी हम काउंटरफोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। लेट्स हैव अ लुक इन दिस डायग्राम। ये हमारे पास जो रिटेन्ड मटेरियल वाली साइड है, जहां पे आपका रिटेन्ड मटेरियल है, बैकफिलिंग मटेरियल है, ये आपकी प्लेन साइड है जो कि एम्प्टी साइड है। इस बैकफिल मटेरियल के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्टेम वॉल है और जो बेस प्लेट है, इनको आपस में इंक्लाइन ब्रेसेस के जरिए हम कनेक्ट कर देते हैं, ताकि जो प्रेशर या फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं वो प्रेशर या फोर्सेज जो है वो इनको इजीली ये बियर कर सकें काउंटर फोर्स, और इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो इंप्रूव हो जाए। अब ये आपको काउंटर फोर्स नजर आ रही है, ये वॉल्स हैं बेसिकली, और ये वॉल्स जो है वो आपकी एज अ मेंबर के तौर पे अंदर जो है वो आपकी अपना एज अ लोड कैरिंग मेंबर जो है वो एक्ट कर रहे हैं, इंक्लाइन ब्रेसेस के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। ये आपकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है स्लैब की या वॉल की, इसको भी इंप्रूव कर देता है। इन मेंबर्स को, इंक्लाइन ब्रेसेस को हम कहते हैं काउंटर फोर्स, और इसी काउंटर फोर्स की वजह से इस टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल का नाम जो है वो काउंटर फोर्स रिटेनिंग वॉल है। और ये एक्ट करते हैं एज अ टेंशन टाई। टेंशन टाई किस तरह से, यहाँ पे आपका बैकफिलिंग मटेरियल है। अब बैकफिलिंग मटेरियल का जो प्रेशर अप्लाई हो रहे हैं इस वॉल के अंदर, तो वॉल अब आपकी इस तरफ खिंचाव डेवलप हो रहा है या इस तरफ वॉल जो है वो टिल्ट करने की कोशिश करता है, तो ये मेंबर जो है वो एक टेंशन फोर्सेस जनरेट होती है मेंबर के अंदर, एक खिंचाव डेवलप होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ टेंशन टाई, कि आपका टेंशन के तौर पे जो है वो ये एज अ मेंबर जो है वो टेंशन स्ट्रेसेस को फेस करते हैं और जो है वो आपकी स्ट्रक्चर के अंदर ये बनाए जाते हैं। तो काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल जो है वो इट्स हाइट इज मोर देन 20 फीट। अब हमारे पास जो कैंटिलीवर केस था, कैंटिलीवर के अंदर हमारे पास अब कैंटिलीवर के अंदर हमारे पास जो लिमिटेड हाइट थी वो 20 फीट थी। अगर हाइट 20 फीट से ज्यादा रिक्वायर हो तो उसी कैंटिलीवर के अंदर हम इंक्लाइंड काउंटरफोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हाइट जो है वो वॉल को हम बढ़ा सकते हैं अप टू 25 फीट। तो ये जो आपका काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल टाइप है, ये अप टू 25 फीट हाइट तक आप ये रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ इंपॉर्टेंट टाइप इज बटरेस रिटेनिंग वॉल। Buttress retaining wall is similar like a similar structure to the counterfort retaining wall, क्योंकि counterfort के अंदर हमने जो counterforts प्रोवाइड की वो बैकफिलिंग साइड के ऊपर प्रोवाइड की थी। इसमें आपका वाइस वर्सा रिवर्स है कि जो काउंटरफोर्ट हैं उनको अगर हम फ्रंट साइड के ऊपर या एम्प्टी साइड के ऊपर या अपोजिट टू द बैकफिल मटेरियल की तरफ अगर हम यूज करें तो that type of retaining wall basically is considered as a buttress retaining wall। अब बटरेस रिटेनिंग वॉल के अंदर यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं इमेजेस की ये आपका बैकफिलिंग एरिया है और बटरेसेस जो है वो हमने फ्रंट साइड के ऊपर प्रोवाइड किए जैसे आपको नजर आ रहा है। एंड दीज बटरेसेस इस वॉल के सॉइल के प्रेशर की वजह से ये वॉल अंदर की तरफ टिल्ट होने की कोशिश करता है और इन मेंबर्स को कंप्रेस कर रहा है
Therefore, these members in the case of buttress are considered as a compression ties या compression struts. A counterfort is more widely used because counterfort is hidden beneath retained material, whereas buttress occupies the usable space in the front of the wall. कि आपकी ये बट्रेस के अंदर आपकी ये वॉल जो है, यहाँ पे अगर मैं ये वाला एरिया यूज करना चाहता था फॉर द रोड पर्पस, फॉर एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो ये बट्रेसेस जो है वो हमें एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. काउंटर फोर्स जो है वो आपके बैकफिल साइड पे थे, तो इस वजह से यहाँ पे डिस्टर्बेंस कोई जनरेट नहीं हो रही थी. इस वजह से बट्रेस का जो यूज है इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो कम है, और काउंटर फोर्स का जो यूजेज है इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो ज्यादा है. Then we have a bridge abutments. आपने मुल्तान के अंदर बहुत सारी ब्रिजेस वगैरह ऑलरेडी देखी हुई हैं. तो जो ब्रिज का डेक है, जिस एक एम्बैंकमेंट के ऊपर या एबटमेंट के ऊपर लाए होता है, वो एबटमेंट जो है ब्रिज के लिए एज अ सिंपली सपोर्ट एक्ट कर रहा है, और ये एबटमेंट बेसिकली इज कंसीडर्ड एज अ वन ऑफ द टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल. ब्रिज एबटमेंट आर रिटेनिंग वॉल्स दैट आर सपोर्टेड एट द टॉप बाय द ब्रिज डेक, जिसके ऊपर आप ब्रिज का जो है स्लैब वगैरह उसके ऊपर लाए करवा रहे होते हो. द वॉल मे बी अज्यूम्ड एज अ फिक्स्ड एट द बेस एंड सिंपली सपोर्टेड एट द टॉप. ये स्लैब जो है वो सिंपली सपोर्टेड, ब्रिज की जो स्लैब है वो सिंपली सपोर्टेड इसके ऊपर रेस्ट कर रही है, लेकिन जो इसका बेस है इट मे बी कंसीडर्ड एज अ फिक्स्ड प्लेट, एज अ फिक्स्ड जो सपोर्टिंग कंडीशंस के अंदर अगर हम बात करें. और बेसमेंट वॉल्स रेजिस्ट अर्थ प्रेशर फ्रॉम वन साइड ऑफ द वॉल एंड स्पैन वर्टिकली फ्रॉम द बेसमेंट फ्लोर स्लैब टू द फर्स्ट फ्लोर स्लैब. कि घरों के अंदर जो हम बेसमेंट्स बनाते हैं या प्लाजा के अंदर हम बेसमेंट बनाते हैं, अंडरग्राउंड जो है वो हम वाटर टैंक्स बनाते हैं, अंडरग्राउंड हम जो है वो पार्किंग्स बनाते हैं, उस केस के अंदर जो आउटर सरफेस वॉल्स हैं जो बिल्डिंग को कवर कर रही है, क्योंकि रिटेन मटेरियल है, फाउंडेशन के अंदर आप बात कर रहे हो, जमीन के अंदर बिलो द ग्राउंड लेवल आप बात कर रहे हो, तो दैट वॉल्स बेसिकली आर कंसीडर्ड एज अ रिटेनिंग वॉल्स. उन वॉल्स को हम बेसमेंट वॉल्स और रिटेनिंग वॉल्स भी कह सकते हैं. The wall may be assumed fixed at the base and simply supported or partially restrained at the top. Like a bridge case, हम जो है वो upper end उसका as a simply supported या partially fixed consider कर सकते हैं. जो उसका bottom surface है वो आपका नीचे footing के साथ एक fixed support के तौर पे जो combine होता है, इस वजह से हम उसको as a fixed support consider करते हैं. Again, third important topic is angle of internal friction. जैसे आपने second slide के ऊपर डिस्कस किया कि जब आपका एक हीट मटेरियल है, उस हीट मटेरियल के ऊपर अगर आप फनल के जरिए सैंड को इंक्रीज करते जाते हो, तो एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर ये पार्टिकल जो है वो रोल डाउन स्टार्ट करते हैं, और अगर एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके ऊपर ये एक शेयर फेल्यूर जनरेट करता है, जिसको हम एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं. ये आपका एक एंगल ऑफ रिपोज जनरेट हुआ आपको नजर आ रहा है. ये आपके फाइनर सैंड के केस में एंगल ऑफ रिपोज जो है वो 35 डिग्री तक अपीयर होता है. कोर्सर सैंड के अंदर आपको 40 डिग्री तक, यानी कि इसका जो हीप है वो बेसिकली थोड़ा सा फाइनर सैंड से बड़ा होता है. अगर आप और थोड़े से बड़े पत्थर बना दोगे तो ये कोर्सर सैंड की तरह वो वाला जो है पत्थर ज्यादा, उसका हीप जो है वो बड़ा होता जाएगा, और उसके अंदर की एंगल ऑफ रिपोज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा. ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर आए हैं. अब इसके अंदर मजीद हमारे पास क्या क्लासिफिकेशंस हैं. इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, व्हेन अ ग्रेनुलर मटेरियल इज हीट देयर एग्जिस्ट अ लिमिट फॉर द इंक्लिनेशन ऑफ अ सरफेस. बियॉन्ड दैट एंगल द ग्रेन्स स्टार्ट रोलिंग डाउन. दिस लिमिटिंग एंगल ऑफ रिपोज ऑफ द ग्रेनुलर मटेरियल. कि अगर आप एक ग्रेन को या इसकी जो हीप है इसको आप ग्रेनुलर मटेरियल्स का बढ़ाते जाते हो, तो एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आता है जिसके अंदर ये आपका एक शेयर फेल्यूर जनरेट करा सकता है. इन द केस ऑफ फाइन सैंड आपका ये एंगल जो है वो 35 डिग्री तक जो है वो लिमिटेड है. उसके बाद आप जैसे ही इसको हीप को बढ़ाओगे, इस हीप के बढ़ने की वजह से ये 35 डिग्री के ऊपर फौरन फेल हो जाएगा. अगर आप सैंड फाइन के बजाय कोर्सर सैंड यूज करते हो तो हीप जो है वो उसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो है वो भी थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है. अगर आप कोर्सर सैंड से भी थोड़े से एंगुलर पेबल्स या थोड़े से बड़े स्टोन फॉर्म के अंदर मटेरियल्स के अंदर चले जाते हो, तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो है वो स्टिल इंप्रूव हो जाता है. अब यही तीन मटेरियल्स हैं. अगर इन तीन मटेरियल से कोई हम एक फॉर एग्जांपल ये चूज करते हैं, तो इन सिंपल केस, इन ड्राई स्टेज केस, ये दोनों बिहेवियर जो है वो सेम है कि ड्राई फॉर्म के अंदर 35 डिग्री तक एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जनरेट हो सकता है. लेकिन अगर इसी सैंड को हम थोड़ा सा ह्यूमिड कर दें, मॉइस्ट कर दें, तो आपका जो बॉक्स है वो आप उसको रेक्टेंगुलर बना सकते हो बिल्कुल.
आप उसको स्टेक जो है वो उसको रेक्टेंगुलर लाइक अ पिलर आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन जैसे ही पानी उसका ड्राई हो जाता है अंदर से, वो किसी भी वक्त बारीक पार्टिकल जो है वो कोलैप्स कर सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन अगर इसके अंदर आप सैचुरेटेड पानी कर दो, यानी कि पानी का अमाउंट जो है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा ऐड कर दो, उनको अच्छे तरीके से मिक्स करो, तो सारी सैंड जो है वो डिस्पर्स हो जाती है, सारे पार्टिकल जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं, तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन उस केस के अंदर बिल्कुल नील हो जाता है, बिल्कुल जो है वो नियर टू जीरो हो जाती है। तो तो हमारे पास जो टाइप ऑफ सॉइल्स हैं, टाइप ऑफ सैंडी सब्सटेंसेस हैं, कोहेसिव सब्सटेंसेस हैं, इन ड्राई कंडीशन उनका बिहेवियर डिफरेंट है, इन जो है वो वाटर कंडीशन, सैचुरेटेड कंडीशन, मॉइस्ट कंडीशन, उनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। अगेन हियर अगर मॉइस्ट सैंड के अंदर वाटर इंक्रीजेस शेयर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल, जिस तरह से हम यहाँ पे देख के आ रहे हैं कि सैंड के अंदर थोड़ा सा अमाउंट पानी का हमने ऐड किया तो शेयर स्ट्रेंथ जो है वो सॉइल की इंप्रूव हो जाती है, पार्टिकल जो है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर जो छोटा मोटा पानी होता है उसको वो धकेल के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, जिससे जो है वो एक शेयर फोर्स या शेयर की जो बेयरिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर आप इन्हीं पार्टिकल्स के अंदर पानी का सब्सटेंस बहुत ज्यादा कर दो, यानी कि ये पार्टिकल्स एक्ट कर रहे हैं एज सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द वाटर, सस्पेंडेड पार्टिकल तो खैर बहुत ज्यादा पानी हो गया, लेकिन समहाउ अमाउंट ऑफ वाटर हमने ज्यादा ऐड कर दिया, उस केस के अंदर जो है वो सैचुरेटेड से सरफेस सैंड जो है वो वाटर सरफेस इन वॉइस रिड्यूसेस द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सरफेस, कि सरफेस का जो शेयर स्ट्रेंथ है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। आप इसके ऊपर जैसे ही कोई प्रेशर या लोड अप्लाई करते हो, या आपका कहीं से जो है वो कोलैप्स करने की कोशिश करता है, या इसके अंदर फौरन जो है वो साइडों के सपोर्ट हट गए, ये फौरन जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, टूट जाएगा। तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इन द ड्राई कंडीशन हमारे पास एक चीज है, लेकिन इन द कंडीशन ऑफ वाटर या वाटर का जब इफेक्ट आ जाता है तो इंटरनल एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाती है। Now what are the forces acting on the retaining walls? ये forces कौन से हैं जो retaining wall के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं? What are the forces which are acting on the retaining walls? Retaining walls are generally subjected to gravity loads and to earth pressures due to retained material on the wall. अब एक अंडरस्टूड क्लियर है, एक वॉल इटसेल्फ उसके ऊपर अपने जो है वो उसका अपना वजन है, उसके अपने जो है वो ग्रेविटी लोड्स है। सेकंड, जो वॉल आपने बनाया, पीछे जो वॉल के पीछे आपका जो रिटेन्ड मटेरियल है वो एक समहाउ हॉरिजॉन्टल प्रेशर्स अप्लाई कर रहा है अपने हमारे सॉइल के ऊपर, और वो सॉइल को धकेलने की कोशिश करता है, बाहर की तरफ टिल्ट कराने की कोशिश कर रहा है ऑल द टाइम। और हमने उस कंडीशन के अंदर इन फोर्सेस को काउंटर बैलेंस करना है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इन फोर्सेस को बियर कर सके। अगर जो अर्थ प्रेशर्स की इंटेंसिटी और हमारा जो वॉल के जो अपने फोर्सेस हैं, काउंटर बैलेंस फोर्सेस हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ बैलेंस कंडीशन में नहीं है, देन सॉइल और स्ट्रक्चर विल बी कंसीडर्ड एज एन अनस्टेबल स्ट्रक्चर। कि स्ट्रक्चर किसी भी वक्त जो है वो गिर सकता है, कोलैप्स हो सकता है। ग्रेविटी लोड ड्यू टू ग्रेविटी लोड्स आप अंदाजा लगा कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द मटेरियल्स, बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस और मटेरियल्स तो हमने खुद यूज किए हैं। आप ग्रेविटी लोड, उसका अपना वजन, सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, ये तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द अर्थ प्रेशर ऑन द रिटेनिंग वॉल डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड कंडीशन ऑफ द सॉइल। कि आप लोग ग्रेविटी लोड को जितना आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, उतना ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अर्थ प्रेशर जो है वो रिटेनिंग वॉल्स के ऊपर किस तरह से एक्ट करते हैं, किस डायरेक्शन के अंदर एक्ट करते हैं, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है टाइप ऑफ द सॉइल के ऊपर एंड कंडीशन ऑफ द सॉइल के ऊपर। जैसे मैंने पिछले स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस किया कि अगर सॉइल जो है वो ड्राई फॉर्म के अंदर है, उसका बिहेवियर किस तरह से, अगर मॉइस्ट फॉर्म के अंदर है किस तरह से, अगर पानी का सब्सटेंसेस ज्यादा ऐड हो जाते हैं तो फौरन जो है वो उसकी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन या जो उसका बिहेवियर है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। एंड ऑन अदर फैक्टर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज एक्यूरेटली एज ग्रेविटी लोड के रिटेनिंग वॉल के ऊपर जो आपकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है अर्थ प्रेशर्स की वजह से, वो आपका इतना आसान नहीं है जितना आसान आप ग्रेविटी लोड्स को कैलकुलेट करते हैं। As reference from the soil books, the granular materials such as sand behave differently from the cohesive materials. कि जो सैंड है वो आपका एज ए नॉन कोहेसिव मटेरियल है, कोहेसिव आपका क्लेई सब्सटेंसेस है, इनका मटेरियल या दोनों का एज ए कंपोजिट, तीनों मटेरियल्स की जो कंपोजिटी है या कि तीनों मटेरियल का जो केमिकल कंपोजिशन है, तीनों मटेरियल की जो फिजिकल कंपोजिशन या फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट हो जाती है। इस केस के अंदर जो है वो हमारे पास एक जो है हम कह सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जनरेट होगी।
अब उस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम किस तरह से इनको ट्रीट करते हैं, लेट्स सी अगेन। अगर द प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ सॉइल ऑन द रिटेनिंग वॉल इज अ कॉम्प्लेक्स, कि प्रेशर इंटेंसिटी तो सॉइल की या जो बैकफिल मटेरियल है उसकी तो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके अंदर वैरायटी ऑफ फोर्सेस हैं, लेकिन इट्स अ कॉमन टू अज्यूम अ लीनियर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द वॉल, कि हम लीनियर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द वॉल हम कंसीडर करते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा, लेट्स सपोज आपके तमाम घरों के अंदर जो है वो वाटर टैंक्स बने हुए हैं, पानी के रिजर्वायर्स बने हुए हैं, घर के अंदर हम पानी का टैंकी छत के ऊपर होती है, एक अंडरग्राउंड टैंकी भी बनाते हैं। तो एक फुल टैंकी के पास आप खड़े हो, अब एक अंदाजा लगाओ टू बीइंग ए इंजीनियर, आपका एक टैंकी वाटर की टैंक जो है वो फुल है, आप सबके टैंक के ऊपर खड़े होकर देख रहे हो कि तो पानी जो सरफेस टॉप सरफेस के ऊपर जो टच हो रहा है, क्या वो सराउंडिंग वॉल्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर रहा है, या उसी वॉल के अंदर टैंकी के एंड में आप चले जाओ वहां पे इसकी प्रेशर इंटेंसिटी ज्यादा होगी। कॉन्सेप्चुअली कॉमन सेंस क्या कहता है कि जैसे आप नीचे चले जाओगे, नीचे वाला जो बेस है, क्योंकि वो इतना सारा पानी का अपना वजन है, तो नीचे वाले बेस के ऊपर ज्यादा मैक्सिमम प्रेशर वॉल के ऊपर एक्ट कर रहा है। यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ अप्लाई किया। द प्रेशर इंटेंसिटी इंक्रीजेज विद द डेप्थ लीनियरली, कि लीनियरली स्लोली अगर टॉप सरफेस के ऊपर प्रेशर हम जीरो कंसीडर कर रहे हैं तो वो नीचे जैसे ही आपका जाएगा एक इंक्लाइन लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन के अंदर आपका प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, एंड इट्स वैल्यू इज अ फंक्शन ऑफ द हाइट ऑफ द वॉल एंड वेट एंड टाइप ऑफ द सॉइल। यानी जो मटेरियल है, जो रिटेन्ड मटेरियल है, उसका अपना सेल्फ वेट और उसकी टाइप ऑफ कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और जैसे ही हाइट के अंदर आप नीचे चले जाओगे तो स्लोली इंक्रीज होता जाएगा। द प्रेशर इंटेंसिटी एट द डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल्स टू सी डब्ल्यू इनटू एच। सी इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, W is the unit weight of the material and H is the height of that level जो कि आपकी वॉल है। जो अगर वाटर टैंक की बात हो रही है तो वाटर टैंक की वॉल नहीं आई, अगर आप एक बैकफिल मटेरियल की बात कर रहे हैं तो वो बैकफिल प्रेशर जो आपके वॉल के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो टोटल हाइट ऑफ द वॉल, where W is the unit weight of the soil, C is the coefficient that depends on the physical properties of the soil. Again जैसे हमने पिछले केस में डिस्कस किया कि सॉइल किस फॉर्म के अंदर है, ड्राई फॉर्म के अंदर है, उसका यूनिट वेट डिफरेंट है। सॉइल अगर कोर्सर सैंड है उसका केस डिफरेंट है, अगर क्लेई सब्सटेंसेस है उसका केस डिफरेंट है, मॉइस्ट सैंड है उसका केस डिफरेंट है, अगर आपका सैचुरेटेड सैंड है केस डिफरेंट है। तो हर किस्म के हिसाब से हमारा जो कोफिशिएंट है दैट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल वो वेरी करता है। जो आपकी सॉइल के पीछे जो रिटेन्ड मटेरियल है वो हमने आइडेंटिफाई करना है कि विच टाइप ऑफ रिटेन्ड मटेरियल इज दिस एक्चुअली, और ये किस तरह से बिहेव करेगा जब आप वॉल बना रहे हो, तो उसी हिसाब से हम जो है वो कोफिशिएंट ऑफ सी डिसाइड करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ सी वेरीज किस तरह से फ्रॉम 0.3 फॉर लूज ग्रेनुलर सॉइल, जो फाइन सैंडी सब्सटेंसेस हैं, लूज ग्रेनुलर सब्सटेंसेस हैं, कोहेजन लेस सब्सटेंसेस हैं, उनके लिए आप 0.3 वैल्यू चूज कर सकते हैं, एंड टू अबाउट 1 फॉर कोहेसिव सब्सटेंसेस जैसे क्ले है, तो उनके लिए आप जो है वो 1 की वैल्यू चूज करते हैं जो कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का। Now what are the forces which are acting on the retaining wall? पीछे जो हमने डिस्कस किया these are the general criteria कि forces किस तरह से बिहेव करते हैं। अब forces कौन से forces है? Number 1 is pressure at rest. When the soil behind the wall is prevented from the lateral movements toward or away from the soil of wall, the pressure is known as earth pressure at rest. जब आपका रिटेन्ड मटेरियल है उसको आपने प्रिवेंट किया हुआ है, रोका हुआ है, ना वो अंदर की तरफ मूव कर सकता है, ना सॉइल कंप्रेस हो रहा है वॉल को अंदर की तरफ खींचता है, ना वो वॉल को धक्का देके बाहर की तरफ धकेलता है, तो उस केस के अंदर हमारा जो वॉल है वो बेसिकली आपका सिर्फ एक ही प्रेशर को एक्ट कर रहा है, जो ग्रेविटी अपने सेल्फ प्लेट्स हैं। जो रिमेनिंग सॉइल का प्रेशर है वो कोई भी एक्ट नहीं कर रहा है, इस वजह से हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन है। If the retaining wall is assumed absolutely rigid, a case of earth pressures at rest may develops. अगर हम एक बॉडी को रिजिड कंसीडर करते हैं, इसके अंदर ना कोई भी लेटरल मूवमेंट कोई भी नहीं है, तो इट विल बी कंसीडर एज अ प्रेशर एट रेस्ट। तो अपना सेल्फ वेट है वो एक्ट कर रहा है सॉइल के ऊपर नीचे जमीन के अंदर। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट प्रेशर इज एक्टिव अर्थ प्रेशर।
If a retaining wall is allowed to move away from the soil, जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस फोर्स है वो बेसिकली एक्टिव अर्थ प्रेशर है, कि सॉइल के अंदर हमारे पास जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, सॉइल आपका बाहर की तरफ से जो है वो एक सॉइल के अंदर एक्सपेंशन जनरेट हुई और एक फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं वॉल के ऊपर जो बाहर की तरफ धकेल रहे हैं वॉल को, वो ओवरटर्न भी करवा सकते हैं, टिल्ट भी करवा सकते हैं. If a retaining wall is allowed to move away from the soil, accompanied by a lateral soil expansion, soil के अंदर जो है वो expansion generate हो, the earth pressure decreases with the increasing expansion. अगर expansion बढ़ जाती है तो earth pressure reduce हो जाता है, लेकिन जो आपका horizontal pressure apply हो रहा है wall के ऊपर, बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है, it will be considered as an active earth pressure. A shear failure of the soil is resulted without any further expansion. अगर सॉइल के अंदर मजीद एक्सपेंशन जनरेट होती है तो एक shear failure अपीयर करवा सकता है, जो हम पिछले एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की स्लाइड के अंदर देख के आए कि सॉइल के अंदर जैसे ही एक सर्टेन पोजीशन आती है, एक लेवल आता है जिसके अंदर एक कर्व फॉर्म के अंदर या इंक्लाइन फॉर्म के अंदर एक फेल्यूर जनरेट होता है जो कि सॉइल को एक वेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. The earth pressure associated with this state of failure is the minimum pressure and is known as active earth pressure. तो जो उस वेज की वजह से जो प्रेशर जनरेट हुआ आपके वॉल के ऊपर, that pressure बेसिकली वॉल को बाहर की तरफ मूव करवाने की कोशिश करते हैं, तो it will be considered as an active earth pressure. Now we have a passive earth pressure. एक हो गया प्रेशर एट रेस्ट, दूसरा हो गया मट्टी जो है, सॉइल जो है, रिटेन मटेरियल, वो आपके वॉल को बाहर की तरफ धकेलता है. थर्ड हो गया वही सॉइल आपके वॉल को अंदर की तरफ खींचता है. If a retaining wall is allowed to move towards soil, accompanied by a lateral soil compression, अगर soil itself अंदर compress हो जाता है, suction pressures develop हो रही हैं, उन suction pressures की वजह से, compression की वजह से जो wall है वो अंदर की तरफ मूव करता है. The earth pressure increase with the increasing compression in the soil. कि जैसे ही कंप्रेशन सॉइल के अंदर बढ़ती है, अर्थ प्रेशर बढ़ जाता है और वो सॉइल को अंदर की तरफ एक सक्शन डेवलप करके अंदर की तरफ पुलिंग फोर्स के जरिए खींचता है. दैट प्रेशर बेसिकली इज नोन एज एन पैसिव अर्थ प्रेशर. मजीद इस एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर किस तरह से एक रिटेनिंग वॉल के ऊपर एक्ट करते हैं, उसको मजीद हमने आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. Now we will discuss the lateral earth pressures in active state and passive state. हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये एक्टिव स्टेट प्रेशर है और ये हमारे पास पैसिव प्रेशर है. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि दोनों के स्टेट्स के दरमियान फर्क क्या है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एक्टिव स्टेट में भी एक रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर है और यहाँ पे बैकफिल मटेरियल है और इसी तरह से हमारे पास दो रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर है और उसकी साइड में भी हमारे पास बैकफिलिंग मटेरियल है. इन दोनों कंडीशंस में हम अज्यूम करते हैं कि लेट्स सपोज सॉइल का जो प्रेशर है 40 वॉट का रिटेनिंग वॉल अप्लाई हो रहा है दोनों केसेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सॉइल है और सॉइल जो है बैकफिलिंग के अंदर एक इक्वल डायरेक्शन के अंदर एक प्रेशर या फोर्स अप्लाई कर रही है जो कि वॉल के ऊपर इफेक्ट कर रहा है. अब इस केस के अंदर हमारा जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि सपोज दिस इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस ड्यू टू सॉइल, दिस इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस ड्यू टू सॉइल, कि दोनों स्ट्रेसेस वॉल के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं ड्यू टू सॉइल. एक्टिव केस के अंदर भी और पैसिव केस के अंदर भी. तो इन दोनों में से हम कैसे अंदाजा कौन सी जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा है और कौन सी इंटेंसिटी है वो कम है. फॉर एग्जांपल हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि लेट्स सपोज एक्टिव की जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा है या पैसिव की इंटेंसिटी ज्यादा है. तो ये चीज हमें हमारा जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है वो ये चीज क्रिएट करती है बेसिकली. अब फोर्सेस के साथ जो है वो हम इन चीजों से हम अंदाजा नहीं लगा सकते कौन सा प्रेशर या इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा है. तो हम कंसीडर करते हैं कि लेट्स सपोज रिजल्टिंग प्रेशर जो है रिजल्टिंग फोर्स जो है इस डायरेक्शन के अंदर वो इंटरैक्ट कर रहा है. इन एक्टिव केस के अंदर हमारे पास फोर्सेस जनरेट होती है, रिजल्टिंग फोर्स जो डेवलप होता है तो सॉइल के अंदर एक्सपेंशन या जो सॉइल आपकी वॉल की तरफ जो फोर्सेस अप्लाई कर रहा होता है,
इसकी वजह से जो है हमारा रिजल्टिंग फोर्सेस away from the wall या towards the wall एक्ट कर रहा होता है from the soil, ये हमारी रिजल्टिंग फोर्स है। लेकिन इन द केस ऑफ पैसिव जो है हमारा इंटरनल सॉइल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इंटरनल प्रेशर डेवलप होता है, इसकी वजह से जो रिजल्टिंग फोर्स है वो आपका टुवर्ड्स द सॉइल एक्ट कर रहा होता है। इस केस के अंदर हम इस तरह से ट्रीट करते हैं कि सॉइल का प्रेशर है और जो वॉल के ऊपर एक्टिव प्रेशर अप्लाई कर रहा है, जो दोनों जो है एक ही डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा है। इस वजह से जो हमारा रिजल्टिंग प्रेशर है या वॉल के ऊपर जो प्रेशर है वो सॉइल के दरमियान जो इंटरेक्शन फोर्सेस है वो हमारे सिग्निफिकेंटली कम है इस केस के अंदर। इस केस के अंदर आपका वॉल जो है वो भी रिजल्टिंग फोर्स की वजह से इनवर्ड मूव कर रहा है और सामने जो है वो सॉइल उसका वो भी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, आपस में जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, जिस वजह से इस केस के अंदर जो इंटरनल प्रेशर है वो बेसिकली आपको बहुत ज्यादा या हाई क्वांटिटी के अंदर होता है क्योंकि सामने एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होते हैं। Therefore, in the case of passive pressures, we can say that the horizontal pressure is more than the vertical pressure, or in the case of active pressure हम देख सकते हैं कि जो horizontal pressure है वो आपका lesser होता है vertical pressure से। इस वजह से जो है वो ये इसकी internal intensity जो है वो ज्यादा होती है, active pressure की internal intensity जो है वो कम होती है। Now let's consider another difference. अगर हम फेल्योर कंसीडर करते हैं कि हमारे पास फेल्योर जो है पोजीशन के अंदर अपियर होता है इस वॉल वर्टिकल प्रेशर के केस के अंदर भी और पैसिव प्रेशर केस के अंदर भी। तो अब ये वॉल जो है बेसिकली एक्टिव प्रेशर की वजह से ये बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसकी जो सॉइल है वो बेसिकली आपकी इस डायरेक्शन में मूव करती है और इसका जो रिजल्टिंग स्ट्रेसेस है अंदर सॉइल के अंदर जो रिजल्टिंग स्ट्रेसेस है या जो फ्रिक्शन है बेसिकली वो आपका इस डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा होता है। जब हम पैसिव प्रेशर की बात करते हैं तो ये वॉल बेसिकली आपका इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, सॉइल की तरफ मूव कर रहा है, इस वजह से ये जो सॉइल है बेसिकली ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करता है और इस केस के अंदर जो रेजिस्टेंट फ्रिक्शन है या रिजल्टेंट जो फ्रिक्शन है वो बेसिकली आपकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रोटेट करती है या मूव करती है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एक्टिव और पैसिव वर्क प्रेशर किस तरह से जनरेट होते हैं और इंटरनल फ्रिक्शन जो है वो सॉइल की वेजेस के दरमियान किस तरह से जनरेट होती है। Therefore, the passive earth pressure, if a retaining wall is allowed to move towards the soil, accompanied by a lateral soil compression, the earth pressure increase with the increasing compression in the soil. तो ये हमने मैकेनिज्म अभी डिस्कस किया कि lateral earth pressure किस तरह से एक्ट कर रहे हैं हमारे वॉल के ऊपर। ये हमारे दोनों रिटेनिंग वॉल्स थे, इन वॉल के ऊपर ड्यू टू सॉइल या ड्यू टू बैक फिलिंग मटेरियल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस अप्लाई हो रही हैं। इसी तरह से ये हमारे पास एक और रिटेनिंग वॉल है जिसके अंदर जो है वो हॉरिजॉन्टल अर्थ प्रेशर अप्लाई हो रही है। एक्टिव केस के अंदर हम जानते हैं कि सॉइल की वजह से जो एक रिजल्टेंट प्रेशर सॉइल को बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करता है हमारे रिटेनिंग वॉल को, तो हमने रिजल्टिंग फोर्स बाहर की तरफ अप्लाई कर दिया और इस केस के अंदर हमने पैसिव के अंदर हमारी वॉल जो है वो अंदर की तरफ मूव होने की कोशिश करती है, टुवर्ड्स द रिटेन्ड मटेरियल मूव करने की कोशिश करती है, वो हमने यहाँ पे मेंशन करा दिया। अब सॉइल की वजह से अगर ये वॉल बाहर की तरफ मूव करती है तो ये जो वेज है ये वेज बेसिकली आपका डाउनवर्ड मूव करता है और ये जो आपकी इंटरनल फ्रिक्शन जनरेट होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होती है। इसी तरह से पैसिव केस के अंदर ये वॉल आपका अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो जो फेल्यूर वेज है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और आपका जो इंटरनल फ्रिक्शन या रिजल्टिंग फ्रिक्शन जनरेट होता है वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। अगेन हियर द एक्टिव एंड पैसिव सॉइल प्रेशर्स कि जैसे हमने डिस्कस किया पिछली स्लाइड्स के ऊपर कि जब हमारा रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर कि जैसे ही बैकफिलिंग की वजह से हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाते हैं, हमारी जो प्रेशर इंटेंसिटी एट टॉप एज के ऊपर जो है वो मिनिमम होती है और वो लीनियरली प्रेशर इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है एज वी गो डाउनवर्ड्स इनटू द डेप्थ। जैसे आप डेप्थ के हिसाब से अंदर बढ़ते जाओगे आपकी जो प्रेशर इंटेंसिटी है वॉल के ऊपर जो एक्ट कर रही है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ती जाती है। तो वी कैन से अ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, एक ट्रायंगुलर लोडिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर आपके स्ट्रक्चर के ऊपर एक्ट कर रही है।
इस इंटेंसिटी की वजह से अगर एक्टिव प्रेशर एक्ट करता है तो आपका स्टेम जो है वो बाहर की तरफ मूव करता है। अगर ये स्टेम आपका बाहर की तरफ मूव करता है तो यहाँ पे एक पैसिव प्रेशर जनरेट होता है जो कि आपकी जो है वो टो पोर्शन के अंदर के टो पोर्शन जो है वो आपका डाउनवर्ड जाने की कोशिश करता है और हील पोर्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करने की कोशिश करता है। तो हमारे जो यहाँ पे प्रेशर इंटेंसिटीज हैं, टोटल हॉरिजॉन्टल एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना एक्ट कर रहा है, इसकी इंटेंसिटी हो गई, और इसकी जो लोकेशन है वो हम ट्रायंगुलर लोडिंग के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि जब हमारे पास एक यूनिफॉर्मली लोड एक्ट कर रहा होता है हम उसकी जो इंटेंसिटी है वो सेंटर के अंदर लाई करवाते हैं, और जब एक ट्रायंगुलर लोड एक्ट कर रहा होता है किसी भी मेंबर के अंदर उसकी हम लोकेशन दो तरफ से डिसाइड करते हैं, आइदर 2/3 फ्रॉम द जीरो साइड और 1/3 फ्रॉम द मैक्सिमम साइड। तो यहाँ से हमने जो है वो मैक्सिमम साइड से 1/3 के ऊपर इसकी इंटेंसिटी जो है वो हम अप्लाई करवा रहे हैं। अगेन एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर, अगर हमारे पास सिर्फ बैकफिलिंग है जो कि लेवल ऑफ रिटर्निंग वॉल तक है तो प्रेशर इंटेंसिटी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी यूनिफॉर्मली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं वॉल के ऊपर, जो इसकी इंटेंसिटी है वो वही ट्रायंगुलर इंटेंसिटी है, और उसके लिए हमारे पास वैरायटी ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस है। अगर ये सरफेस आपका रिटर्निंग वॉल के बियॉन्ड, ये सरफेस अगर आपका यहाँ पे स्मूथ सरफेस होने की बजाय अगर इंक्लाइंड है यानी कि बैकफिल के अंदर आपके एडिशनल लोड आ जाते हैं, लेट्स सपोज दिस अवर रिटर्निंग वॉल, और रिटर्निंग वॉल के बिल्कुल स्मूथ के अंदर उसी लेवल तक हमारी बैकफिलिंग है, तो बैकफिलिंग की लेवल सिमिलर होने की वजह से हम जो ट्रायंगुलर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं रेक्टेंगुलर लोडिंग जो रेक्टेंगुलर डायरेक्शन के अंदर या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो है वो हमारा एक ट्रायंगुलर लीनियर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्ट कर रही है वॉल के ऊपर, तो हम वही उसके एंगल जो अंदर जो एंगल ऑफ सरफेसेस है उसको हम जीरो कंसीडर करते हैं और वो स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर अप्लाई हो रही है। अगर हमारा जो बैकफिलिंग साइड के ऊपर एक एडिशनल सरचार्ज आता है यानी कि बैकफिल जो लेवल है वो आपकी इंक्रीज होती जा रही है रिटर्निंग वॉल के बियॉन्ड, तो उस केस के अंदर हमारा एक एंगल जनरेट होता है, एंगल ऑफ सरफेस जिसको हम कहते हैं, तो टू द एंगल ऑफ सरफेस विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर ये एंगल जनरेट होती है उस केस के अंदर जो हमारी ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी उस सरफेस के हिसाब से टिल्ट हो जाती है इनटू एंगुलर फॉर्म, कि वही एंगल हम जो एंगल ऑफ प्लेन या एंगल ऑफ जो बैकफिल मटेरियल है वही एंगल हम प्रोवाइड करते हैं फॉर द एंगल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इंटेंसिटी। इन थर्ड केस के अंदर हमारे पास सरचार्ज लोडिंग आ जाती है। सरचार्ज लोडिंग जो है वो हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। जस्ट यहाँ पे समरी है कि सरचार्ज लोडिंग यानी कि हमारा जो बैकफिलिंग साइड के ऊपर हम एडिशनल लोड अप्लाई करने लगे कि वहां पे हम कोई रोड बना लेते हैं, कोई जो है वो हमारे पास वहां पे एक घर बना लिया आपने, तो उस केस के अंदर हमारी जो प्रेशर इंटेंसिटी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी यहां से स्टार्ट हो जाती है ना कि इस लेवल से। इसको मजीद हम डिटेल के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे इफेक्ट ऑफ सरचार्ज लोडिंग। तो इन डिफरेंट कंडीशंस के लिए हमारे पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ लोडिंग्स ड्राइव की गई हैं जो रिसर्चर्स की तरफ से या कोर्स की तरफ से, उनको हमने डिस्कस भी करना है, उन फार्मूलाज को हमने डिजाइन जब हम अपना करेंगे स्ट्रक्चर तो उनको हमने यूज भी करना है। Furthermore, for dry, granular, non-cohesive materials, the assumed linear pressure distribution diagram is fairly satisfactory. कि जो हमने linear pressure distribution diagram assume की कि अगर आपके पास for example dry form में soil है, non-cohesive soil है, granular materials हैं, तो जो हमने pressure intensity assume की है वो हमारी satisfactory है, उससे हम एक अंदाजा लगा कि या जो हमारी जो derivations हैं, calculations हैं वो satisfactory है, हम उनको consider कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ कोहेसिव और सैचुरेटेड सैंड अगर वही जो आपके नॉन कोहेसिव सॉइल्स हैं इन फॉर्म ऑफ सैचुरेटेड हैं या कोहेसिव सॉइल्स हैं, उस केस के अंदर जो है वो नॉन लीनियर मैनर जनरेट होता है कि सॉइल का जो प्रेशर है वो आपका एक लीनियर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होने के बजाय वो समहाउ एट पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स के ऊपर टॉप सरफेस पे हो सकता है मैक्सिमम अप्लाई कर रहा हो, या मिडल के अंदर कहीं मैक्सिमम इंटेंसिटी उसकी एक्ट कर रही है, या बॉटम के अंदर यानी कि इरेगुलर लोडिंग के तौर पे वो एज अ वॉल के ऊपर एक्ट कर रहा है। Therefore, it is a very common to use granular materials as backfill to provide an approximately linear pressure diagram and also to provide for the release or drainage of water from the behind the wall. कि जब हमने रिटेनिंग वॉल बनाया जो रिटेन्ड मटेरियल था उन दोनों के दरमियान जो छोटा मोटा गैप आ रहा है उस गैप के अंदर हम ग्रेनुलर मटेरियल को फिल कर देते हैं ताकि हम अज्यूम करें कि जो हमारा रिटेन्ड मटेरियल है वो लोडिंग अप्लाई कर रहा है ग्रेनुलर मटेरियल के ऊपर और ग्रेनुलर मटेरियल जो है वो उसको नॉन लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने वॉल के ऊपर जिसको हम ट्रायंगुलर लोडिंग के तौर पे अप्लाई कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर।
और सेकंड केस के अंदर हम क्या कंसीडर करते हैं कि ग्रेनुलर मटेरियल जो है वो उनके दरमियान जो पानी आ जाता है, अगर रेनफॉल का कोई वाटर बैकफिलिंग के अंदर जमा है वहां पे, तो उसको ड्रेन ऑफ करने में बड़ा आसानी हो जाती है बजाय जो क्लेई सब्सटेंसेस है उनके हिसाब से। तो अगेन द सेम डायग्राम के प्रेशर इंटेंसिटीज हमारे पास किस तरह से एक्ट कर रही होती हैं। ये हमारे पास एक नॉन लीनियर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि हम नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए कंसीडर करते हैं। अगर हमारे पास कोहेसिव सॉइल्स हैं बैकफिल के अंदर, तो ये आपकी लोडिंग जो है वो नॉन लीनियर ट्रायंगुलर लोडिंग होने के बजाय ये आपकी इरेगुलर लोडिंग हो जाती है, कि ये आपकी समहाउ हो सकता है कि इस पॉइंट के ऊपर जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी अप्लाई कर रहा हो सकता है कि यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी अप्लाई कर रहा हो, यहाँ पे हो सकता है मैक्सिमम हो सकता है कि यहाँ पे मैक्सिमम हो। इस तरह से हम कंसीडर कर रहे हैं नॉन कोहेसिव सॉइल्स के अंदर। तो उस नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन से अवॉइड करने के लिए हमने जो बैकफिलिंग मटेरियल था और हमारा जो रिटेनिंग वॉल मटेरियल है, रिटेनिंग वॉल है, इन दोनों के दरमियान समहाउ हम कोशिश करते हैं कि कहीं पे जो है वो हम थोड़ा सा ग्रेनुलर या जो नॉन कोहेसिव सॉइल्स है उनको हम फिल कर दें, ताकि अप्रोक्सीमेट हम एक कंसीडर कर सकें कम से कम नियर टू दिस ट्रायंगुलर लोडिंग जो है वो एज अ हॉरिजॉन्टल आपके रिटेनिंग वॉल के ऊपर एक्ट कर रही है। Therefore, for a linear pressure, the active and passive pressure intensities are determined as follows. The active earth pressure is equals to coefficient of active earth pressure W into H, and passive earth pressure is equals to coefficient of passive earth pressure W into H, where Ca and Cp are approximate coefficients for active and passive earth pressures respectively. W and H are the unit weight of the soil and the height of the retaining wall respectively. तो ये हमारे पास ओवरऑल प्रेशर इंटेंसिटीज की डिस्ट्रीब्यूशन है कि एक्टिव प्रेशर हो या पैसिव प्रेशर हो, उनके लिए जो जनरल बेसिक एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, उसके अंदर आपका जो यूनिट वेट ऑफ मटेरियल का फैक्टर है और दूसरा सॉइल का फैक्टर है कि सॉइल जो है वो कितना नीचे डेप्थ का फैक्टर है सॉइल, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल जो कि आपकी बेसिक कंपोजिशन है सॉइल की, और हाइट ऑफ द वॉल जो कि आपकी हाइट ऑफ द रिटेनिंग मटेरियल है कि जितना आप उसको नीचे लेते जाओगे डेप्थ के अंदर चले जाओगे उसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। Now theories for active and passive soil pressures के जो थ्योरीज हैं, जो ये जो एक्सप्रेशंस जो हम डिस्कस कर रहे थे, उन वो एक्सप्रेशंस वैरायटी ऑफ थ्योरीज की बेस पे जो है वो डिजाइन की गई है कि प्रेशर इंटेंसिटीज को हमने इन केस ऑफ एक्टिव, इन केस ऑफ पैसिव हम किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारी थ्योरीज अवेलेबल हैं लिटरेचर के अंदर। टू बेसिक एंड कॉमन थ्योरीज जो यूज होती हैं for the determination of the earth pressure are Rankine's theory and Coulomb's theory. Rankine's approach अब क्या कहती है? In this approach, the retaining wall is assumed to yield a sufficient amount to develop a state of plastic equilibrium in the soil mass at the wall surface. कि जो बेसिक assumption है, उसमें से जो बेसिक assumption क्या कहती है कि Rankine's theory applies mainly for a homogeneous soil, एक जैसे सॉइलों के लिए अप्लाई होती है, इनकम्प्रेसिबल और आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए अप्लाई होती है, कोहेजन लेस सॉइल के लिए अप्लाई होती है, एंड निग्लेक्ट्स द फ्रिक्शन बिटवीन सॉइल एंड वॉल। ये उसकी बेसिक अजम्पशंस हैं। और इन बेसिक अजम्पशन के बाद जो सेकंड केस आता है वो ये कहता है कि जब आपका प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है वॉल के अंदर, द रिटेनिंग वॉल इज अज्यूम्ड टू यील्ड अ सफिशिएंट अमाउंट टू डेवलप अ स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम इन द सॉइल मास। अब ये आपकी रैंकाइन्स की कंडीशन है कि वही जो हमने पीछे डिस्कस किया कि जब आपका एक रिटेनिंग वॉल है उसके ऊपर दो एक्टिव और पैसिव सॉइल प्रेशर्स दोनों अप्लाई होंगे। लेट्स सपोज हम इस रिटेनिंग वॉल को कंसीडर कर रहे हैं, इसके ऊपर एक्टिव सॉइल प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है और पैसिव सॉइल प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है, और ये एक फेल्यूर जनरेट होता है। जो फेल्यूर हमने कंसीडर किया, यहाँ पे लेट्स सपोज ये फेल्यूर जो है एक कंसीडर होने वाला है या ऑलमोस्ट नियर टू जो है वो फेल्यूर अपीयर होने की कंडीशंस में है। तो इस केस के अंदर रैंकाइन्स थ्योरी क्या कहती है कि जो फेल्यूर अपीयर होता है इसके अब जो फेल्यूर जोन के अंदर जो वेज के अंदर मटेरियल है वो मटेरियल बेसिकली आपका जो है वो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है एट एक्टिव एंड पैसिव सॉइल प्रेशर्स के अंदर। कि ये जो मटेरियल है ये मटेरियल आपका प्लास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में प्लास्टिक स्टेट के अंदर है। इसका ये जो लाइन है जहां पे ये फेल्यूर अपीयर हो रहा है, इसका मकसद ये है कि एट एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन शियर फोर्स इज अबाउट टू हैपन, कि कभी भी शियर फोर्स फेल हो सकता है, शियर फोर्स अपीयर हो सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या कहता है रैंकाइन्स कि जो रिमेनिंग सॉइल है, ये वाली जो सॉइल है रिमेनिंग जो वेज के फेल्यूर के बाद वाली, दैट विल बी कंसीडर्ड एज एन इलास्टिक सॉइल, नॉट प्लास्टिक। प्लास्टिक सिर्फ ये वाला रीजन है जिसके अंदर फेल्यूर अपीयर हो रहा है,
प्लास्टिक स्टेट के अंदर। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दिस थ्योरी इज ओनली वैलिड फॉर नॉन कोहेजनलेस सॉइल। उसके बाद जो है वो कोहेजनलेस सॉइल्स के लिए, होमोजेनियस के लिए, आइसोट्रोपिक के लिए। और कंडीशन क्या कहती है कि द सरफेस बिटवीन द वॉल एंड जो सॉइल के दरमियान जो सरफेस है ये वाला, दिस सरफेस विल बी कंसीडर्ड एज स्मूथ, यानी कि नो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज लाइंग बिटवीन दी सरफेसेस, कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन सॉइल एंड जो आपकी कंक्रीट के दरमियान कोई एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है, जीरो है। थर्ड असम्पशन क्या कहती है कि बैकफिल सरफेस जो है, बैकफिल सरफेस मस्ट बी प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और ये इंक्लाइन भी हो सकता है। ये इस तरह से ट्रेपेजॉइडल फॉर्म के अंदर नहीं हो सकता, पहाड़ी और इरेगुलर फॉर्म के अंदर। अगर पहाड़ी और इरेगुलर फॉर्म है तो उस केस के अंदर रैंकिन्स थ्योरी जो है वो उस कंडीशन के लिए वैलिड नहीं है। एंड थर्ड, अनदर पॉइंट, फेस ऑफ रिटेनिंग वॉल बी वर्टिकल। ये फेस ऑफ रिटेनिंग वॉल जो है ये आपका स्ट्रेट वर्टिकल वॉल होनी चाहिए। ये अगर आपका इंक्लाइंड फॉर्म के अंदर है तब भी आपकी रैंकाइंस थ्योरी जो है वो इस केस के लिए वैलिड नहीं है। यानी कि ऐसा कोई रिटेनिंग वॉल अगर आ जाता है जिसके अंदर अगर आप इंक्लाइंड वॉल दे रहे हो तो रैंकिन्स की जो कंडीशन है वो समहाउ उसको एक नियर टू द ऑब्जर्वेशन में भी हो सकता है रिजल्ट दे रहे हो, लेकिन एक्यूरेट प्रेडिक्शंस नहीं दे रहे होंगे। So these were the Rankines conditions. Rankines approach क्या कह रही थी कि this approach, the retaining wall is assumed to yield a sufficient amount to develop a state of plastic equilibrium. कि जब आपका फेल्यूर अपीयर होने वाला होता है, कि जहां से फेल्यूर जनरेट हो रहा होता है, जो अपर वेज रीजन है, दैट रीजन बेसिकली जो सॉइल है वो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आती है। प्लास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहने का मकसद कि वहां पे किसी भी वक्त किसी भी पॉइंट के ऊपर shear force जनरेट हो सकता है। जो रिमेनिंग सॉइल है दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। दिस थ्योरी इज मेनली designed for homogeneous, incompressible, cohesionless soils and neglects the friction between the soil and the wall. उसके बाद अदर कंडीशन क्या कहती है, the active soil pressure at depth h on the retaining wall with a horizontal backfill based on the Rankins theory is determined as follows, कि इन कंडीशंस को, इन assumptions को फोकस करने के बाद रैंकिन्स जो है वो उन्होंने डिफरेंट इक्वेशन सजेस्ट की जो कि एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए थी। कि एक्टिव अर्थ प्रेशर जो है वो दैट इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर W into H। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर CA बेसिकली इज डेरिवेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज जो कि 1 minus sin phi divided by 1 plus sin phi। 1 minus sin phi बेसिकली इज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। अब यहाँ पे वो कोफिशिएंट ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन को चेंज कर देता है कि वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ सॉइल के हिसाब से हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा। इस फॉर्मूले से जो हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, उसको हम इस कंडीशन के अंदर W into H के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल हमें एक्टिव अर्थ प्रेशर मिल जाएगा। where psi is the angle of internal friction of the soil with those values basically are given in table 14.1। कि वैल्यूज हमने बेस्ड ऑन डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस एंड असम्पशंस जो वैल्यूज उन्होंने एस्टिमेट की, ट्रायल्स अप्लाई किए, उनके बाद उन्होंने चंद वैल्यूज जो है वो प्रपोज की हुई है। Therefore the total active earth pressure which is acting on the wall is WH squared by 2 into coefficient of active earth pressure. The resultant horizontal force acts as a H by 3 from the base of the wall। अगर हम जो आपकी वॉल है उसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो H by 3 के ऊपर एक्ट कर रहा है, जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस H by 3 है फ्रॉम द बेस। अब ये थी कंडीशन इन नॉर्मल केस के अंदर जब हमारे पास सरचार्ज की कोई बात नहीं होती। अब रैंकाइन की दूसरी कंडीशन क्या कहती है, व्हेन अर्थ इज सरचार्ज एट एन एंगल, जो इंक्लिनेशन एंगल है टू द हॉरिजॉन्टल वो हमें इंक्लिनेशन एंगल मिल जाता है। लेट्स सपोज अगर इस केस के अंदर हम बात करें तो वॉल के सरफेस तक रिटर्न मटेरियल नहीं है, रिटर्न मटेरियल ऊपर जा रहा है, अलग जा रहा है, तो दिस एंगल विल बी ट्रीटेड एज एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर इस तरह की कोई एंगल जनरेट होती है उस केस के अंदर आपकी जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो एक्ट कर रही है वॉल के ऊपर वही आपकी इंक्लाइंड पोजीशन में चली जाएगी, वही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अप्लाई होगा विद द हॉरिजॉन्टल बेस। और इसके बाद जो है वो हम हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो है वो टोटल हॉरिजॉन्टल एक्टिव अर्थ प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे एट डिस्टेंस H by 3। और ये अब इंक्लाइंड कंपोनेंट है, इंक्लाइंड प्रेशर, इस इंक्लाइंड प्रेशर को हम कंपोनेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑन द मेंबर इनटू टू मेजर कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल प्रेशर एंड वर्टिकल प्रेशर।
तो अगर एंगल ऑफ जो है वो आपकी इंक्लिनेशन एंगल अगर आ जाती है सरचार्ज की वजह से, उस केस के अंदर कोफिशिएंट ऑफ जो है वो एक्टिव वर्क प्रेशर जो है वो चेंज करता है, जिसके अंदर आप डिफरेंट वेरिएशंस अप्लाई करते हो कि एंगल बेसिकली एंगल ऑफ सरफेस जो है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, एंड दूसरी कंडीशन जो है वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आ जाती है। दोनों एंगल के बाद हम कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव वर्क प्रेशर कैलकुलेट करते हैं और उनको हम W/H के साथ कॉम्बिनेशन के अंदर हम फॉर्मूला यूज करते हैं और वहां से जो है वो हमें प्रेशर इंटेंसिटी मिल जाती है, टोटल एक्टिव वर्क प्रेशर, उसको हम लाई करवा रहे होते हैं टू द स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स। The values of W/H, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की जो वैल्यूज हैं वो हमें रिकमेंडेड है इस कोड की तरफ से या रैंकाइंस की अप्रोच के हिसाब से, जो उन्होंने वेरियस ऑब्जर्वेशंस की और हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट वेट्स ऑफ द सॉइल सजेस्ट कर दी है। लेट्स सपोज टाइप ऑफ द बैकफिल, अगर हमारे पास बैकफिल के अंदर मटेरियल सॉफ्ट क्ले है, बेस्ड ऑन द डिफरेंट ट्रायल्स रैंकाइंस ने जो है वो हमें डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस दे दी, डिफरेंट प्रपोज कर दिए वैल्यूज फॉर द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, एंड दूसरा जो है वो हमारे पास एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू सजेस्ट कर दी है उन्होंने बेस्ड ऑन डिफरेंट ट्रायल्स, बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। लेट्स सपोज अगर हमारे पास रिटेनिंग वॉल के बैकफिल के अंदर सॉफ्ट क्लेज यूज हो रहे हैं, तो यूनिट वेट ऑफ द सॉइल जो है वो 90 to 120 पाउंड पर फीट क्यूब के हिसाब से यूज हो रही है, और डेंसिटी जो है वो सॉइल की इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वो 1440 to 1920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के हिसाब से उसकी यूनिट वेट है सॉइल। और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, सॉफ्ट क्लेज हैं, बहुत ही बारीक पार्टिकल्स हैं, बहुत ही फाइनर पार्टिकल्स हैं, तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज लेसर देन ऑल द मटेरियल्स, और इसकी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन में भी डिपेंड करती है 0 से लेकर 15 डिग्री के दरमियान। अगर हम मीडियम क्ले की बात करते हैं, डेंसिटीज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन जो है वो आपकी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है फ्रॉम 15 डिग्री टू 30 डिग्री तक। अगर हम लूज सिल्ट और डेंस सिल्ट की बात करते हैं, तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो है वो 27 से लेके 30 और 30 से लेके 35 डिग्री तक जाती है ज्यादा से ज्यादा। अगर हम लूज और डेंस सैंड्स की बात करें, तो एंगल ऑफ इंटरनल, जैसे ही हम बारीक से पार्टिकल जो है वो कोर्सर पार्टिकल की तरफ मूव कर रहे हैं, डेंसिटी भी इंप्रूव होती जा रही है और साथ साथ में एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी इंप्रूव होता जा रहा है। और यही उनकी कंडीशन के पीछे जो हम डिस्कस कर रहा है कि जब आपकी रिटर्निंग वॉल और बैकफिल मटेरियल के दरमियान अगर थोड़ा सा स्पेस आपके पास है, तो उसके अंदर जो है वो ग्रेनुलर मटेरियल्स, कोहेजन लेस मटेरियल जो है वो फिल कर दें, ताकि जो है वो हमारे पास प्रेशर इंटेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लीनियर प्रेशर इंटेंसिटी को हम कंसीडर कर सकते हैं। Then second approach basically is coefficient of active earth pressure, कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव वर्क प्रेशर किस तरह से जनरेट होता है। कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के अंदर हमारे पास दो चीजें आ गई, एक तो इंक्लिनेशन एंगल आ गई, इंक्लिनेशन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस, और दूसरी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यूज आ गई। इन दोनों को हम यूज करके कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव वर्क प्रेशर की वैल्यूज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कि अगर हमारा सरचार्ज लोडिंग की बात हो रही है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ गया, उसके बाद जो है वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, दोनों वैल्यूज से हम जो है वो वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव वर्क प्रेशर की वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं इन टेबल्स के जरिए से। देन रैंकाइंस फर्दर क्या कहता है कि पैसिव सॉइल प्रेशर्स डेवलप व्हेन द रिटेनिंग वॉल मूव्स अगेंस्ट एंड कंप्रेसेस द सॉइल। एक्टिव था सॉइल जो है वो हमारे रिटेनिंग वॉल को बाहर की तरफ धकेल रहा था, अब पैसिव की बात आ रही है, सॉइल जो है वो कंप्रेस होने की वजह से हमारे वॉल को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। Therefore, the passive soil pressure at depth h on the retaining wall with a horizontal backfill is determined as follows. The passive earth pressure is equals to coefficient of passive earth pressure W into h. Coefficient of earth pressure basically is equals to the ratio of 1 plus sin phi divided by 1 minus sin phi. कि जो रेशो हम कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए कर रहे थे, वही रेशो यहाँ पे इन्वर्ट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है बेसिकली। ये मजीद हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि Cp या कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर इज इक्वल टू 1 over Ca कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। ये उनको हमने रिवर्स कर दिया इन्वर्टेड फॉर्म में, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो उस केस के अंदर हमारे पास टोटल जो पैसिव अर्थ प्रेशर या टोटल पैसिव एक्टिव अर्थ प्रेशर जो जनरेट हो रहा है, वो आपका Hp इज इक्वल टू WH स्क्वायर डिवाइड बाय 2 1 plus sin phi divided by 1 minus sin phi, horizontal passive earth pressure। अब यही अगर हमारे पास जब हम horizontal passive earth pressure की बात कर रहे थे, इन सिंपल केस के अंदर जो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमने डिस्कस की क्लास लास्ट के अंदर, यहाँ तक हमारे पास एक सिंपल हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर हमारे पास बैकलिंक थी, इंक्लिनेशन की कोई बात नहीं कर रहे, हमारे पास एक ट्रायंगुलर लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, पैसिव अर्थ प्रेशर एट h/3 हम अप्लाई करेंगे।
लेकिन अगर when the earth is surcharged at an angle of inclination to the horizontal, वही वाली बात कि अगर हमारे पास सरचार्ज के अंदर जो है वो इंक्लिनेशन में सरचार्ज लोडिंग आ जाती है, उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डेवलप करते हैं। उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को सेम हम एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन बेस के हिसाब से हम एंगल को अप्लाई कर रहे होते हैं, कंसीडर करते हैं, और ट्रायंगुलर लोडिंग जो है वो उसको एट सर्टेन एंगल के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं हमारे ट्रेनिंग बॉल के अंदर। तो जो एंगल आपका अप्लाई हुआ, अब ये एंगुलर फोर्स थी, इसको हम मजीद कंपोनेंट बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, और वो दोनों हमारे जो है वो एनालिसिस के अंदर यूज होता है। इन सरचार्ज लोडिंग हॉरिजॉन्टल पैसिव प्रेशर एक्ट्स एट h'/3, h'/3 क्योंकि हम वही 2/3 फ्रॉम द मैक्सिमम साइड 1/3 फ्रॉम द मिनिमम साइड हम फोर्स को अप्लाई कर रहे होते हैं। इज इंक्लाइंड एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, के इंक्लिनेशन जो एंगल है उसका हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। The values of coefficient of passive earth pressure expressed in previous equations for different values lambda and psi are mentioned in table 14.3 and for values psi and unit weight हमने जो पीछे टेबल डिस्कस किया हम वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए वैल्यूज हैं कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आपके पास है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टू द सरफेस आपके पास है। इंक्लिनेशन एंगल और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दोनों को यूज करके हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल किस तरह से, क्योंकि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हर सॉइल का अलग अलग होता है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हमें सॉइल का टाइप बताएगा और सॉइल के टाइप के हिसाब से हम जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर डिसाइड कर रहे होंगे, जो कि हमने बाद में यूज करना है फॉर द डिजाइन पर्पसेस। अब आते हैं सेकंड थ्योरी के ऊपर, व्हाट इज कूलम्स थ्योरी। कूलम्स थ्योरी क्या कहती है? The active soil pressure is assumed to be result of the tendency of a wedge of soil to slide against the surface of the retaining wall. Hence, Coulomb's theory is referred to as a wedge theory. कूलम थ्योरी क्या कहती है कि एक्टिव सॉइल प्रेशर की वजह से एक थोड़ा सा छोटा सा जो टुकड़ा फेल होता है, वो फेल जो वेज फेल होता है वही आपका मेजर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इसी वजह से उसका नाम जो हमने रखा हुआ है जब वेज थ्योरी कंसीडर कर रहा है। लेट्स सपोज किस तरह से हम देखते हैं, ये आपके पास डायग्राम है। रैंकाइन्स क्या कहता था कि जब आपके पास एक रिटेनिंग वॉल और रिटेनिंग वॉल के अंदर जब एक सॉइल जो है वो फेल होती है, जो फेल्यूर पोर्शन है सॉइल का, लेट्स सपोज कंसीडर इट इन अ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। प्लास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंसीडर करने से हम क्या कर रहे थे कि रिमेनिंग जो सॉइल है वो इलास्टिक कंडीशन में, जो फेल्यूर पॉइंट है यहाँ पे किसी भी वक्त जो है वो शियर फेल्यूर जनरेट हो सकता है। लेकिन रैंकाइन क्या जो कूलम क्या कहता है कि दिस वेज बेसिकली इज मेनली इंपॉर्टेंट, और ये वेज जो है वो कंसीडर इट एज अ रिजिड प्लेट, एज अ रिजिड मटेरियल, और इसके बाद जो है आपकी यही वेज आपकी इंपॉर्टेंट है, नॉट लाइक अ रैंकाइन्स कंडीशन। क्योंकि कंडीशन या बेसिक जो अजम्पशंस थी वो दोबारा दोनों की सेम थी कि फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड सॉइल उन्होंने कंसीडर किया। फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड सॉइल जो है वो रैंकाइन कहता था कि दोनों स्मूथ हैं, उनके दरमियान जो फ्रिक्शन एंगल है उसका कोई रोल नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट कोई वो एक रोल प्ले नहीं कर रहे दोनों मटेरियल। इक्विवेलेंट अर्थ प्रेशर जो है वो आपका एक्ट कर रहा है एट h/3, वही रैंकाइन वाली कंडीशन कि हम लीनियर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल जो अप्लाई कर रहे हैं वॉल के ऊपर वो h/3 के ऊपर अप्लाई करेंगे। और उन्होंने ये जो सरफेस है, जो फेल सरफेस अपीयर होता है वेज का, ये बेसिकली इन नेचर ये हमेशा कर्व फॉर्म में होती है। लेकिन कूलम क्या कहता है, कंसीडर इट एज अ प्लेनर, एज अ प्लेन सरफेस, हम इसको एज अ प्लेन सरफेस ट्रीट करेंगे। और दूसरी अजम्पशन क्या है कि द सरफेस ऑफ जो बैकफिलिंग मटेरियल है शुड बी प्लेन, आइदर हॉरिजॉन्टल आइदर इंक्लाइन, नॉट इन द इरेगुलर फॉर्म, इन द कर्व फॉर्म। के सबसे पहली अजम्पशन कि कंसीडर द वेज ऑफ सॉइल बेसिकली एज अ रिजिड मटेरियल, और ड्यू टू व्हाई वी कैन से दिस कूलम्स थ्योरी एज अ वेज थ्योरी व्हाइल इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन द फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल ऑन द रिटेनिंग वॉल। हम उसको कंसीडर करेंगे फ्रिक्शन, इसको वेज थ्योरी कंसीडर करने यानी कि रिजिड प्लेट कंसीडर कर रहे हैं, इट मस्ट हैव सम फ्रिक्शन विद द वॉल। It assumes that the surface of sliding is a plane, whereas in reality it is slightly curved. जो सरफेस होता है वो असल में हम उसको प्लेन तो कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी वो थोड़ा सा कर्व होता है। Error in this assumption is negligible
इन कैलकुलेटिंग द एक्टिव सॉइल प्रेशर। ये छोटे मोटे जो एरर्स होते हैं उनको हम नेग्लिजिबल कर रहे हैं, कंसीडर कर, कोई एक्टिव अर्थ प्रेशर में छोटी मोटी चीजें जो उनको इग्नोर कर देते हैं। तो रिमेनिंग असम्पशंस क्या थी कूलम्स की, कि अगेन वही कंडीशन जो रैंकाइन ने फॉलो, और सॉइल मस्ट बी पोजीशनलेस, सॉइल मस्ट बी होमोजेनियस, सॉइल मस्ट बी इनकंप्रेसिबल। और उन्होंने ये जो मेन 3 ऑब्जर्वेशंस थी, ये तीनों ऑब्जर्वेशंस रैंकाइन और कूलम्स दोनों की सिमिलर थी कि सॉइल हमारी कोहेजनलेस होनी चाहिए, सॉइल के दरमियान जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है वो एक बंदा कंसीडर कर रहा है सॉइल और वॉल के दरमियान, दूसरा कह रहा है कि नहीं, रैंकाइन कहता है कि हम कंसीडर नहीं करते, दे कंसीडर इट एज अ स्मूथ वॉल, और जो कूलम कहता है कि कंसीडर समहाउ सम फ्रिक्शन बिटवीन दीज मटेरियल्स। रैंकाइन कहता है कि जो आपकी वेज है दैट वेज बेसिकली इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, और कूलम्स कहता है कि दैट वेज बेसिकली इज अ रिजिड। तो उनके बेस के ऊपर कूलम्स ने भी वेरियस इक्वेशंस प्रपोज की। द एक्टिव सॉइल प्रेशर बेस्ड ऑन कूलम्स थ्योरी इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर W into H। वही अब यहाँ पे सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पे उन्होंने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कंसीडर किया है, और एंगल ऑफ जो है वो इंटरनल फ्रिक्शन भी कंसीडर किया है, और एंगल ऑफ सॉइल प्रेशर सरफेस फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन, कि एंगल आपका वर्टिकल प्लेन से सॉइल का एंगल क्या जनरेट हो रहा है, यहां से वर्टिकल एंगल सॉइल के सरफेस से क्या जनरेट हो रहा है वो भी उन्होंने कंसीडर किया, और इसी के बेस के ऊपर कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालने के लिए उन्होंने 4 डिफरेंट टाइप्स के एंगल चूज किए। कौन से? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल, थीटा एंगल ऑफ सॉइल प्रेशर फ्रॉम द वर्टिकल से आप जो एंगल जनरेट करा रहे हैं, बीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन अलोंग द वॉल या एंगल बिटवीन सॉइल एंड कंक्रीट, एंड थर्ड एंगल ऑफ सरचार्ज टू द हॉरिजॉन्टल इंक्लिनेशन एंगल, कि सरचार्ज जो है वो इस पोजीशन के अंदर इंक्लाइन जा रहा है आपका। द टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर बेस्ड ऑन कूलम्स थ्योरी इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर W H स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास टोटल एक फार्मूलाज और इक्वेशन जनरेट हुई। When the wall surface is vertical, let's suppose अगर हम वॉल के सरफेस को वर्टिकल ट्रीट कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 0, और बीटा जो है वो एंगल बिटवीन द सॉइल एंड आपकी जो कंक्रीट के दरमियान वो, और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हम इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर जो रैंकाइन ने कंडीशन सजेस्ट की थी वो और कूलम की कंडीशन जो है वो दोनों सिमिलर हो जाती है। Therefore, the passive soil pressure is equals to coefficient of passive soil pressure into W into H। यहाँ पे पैसिव अर्थ प्रेशर जो है वो उसके लिए अगेन वही कंडीशंस, एक पैसिव अर्थ प्रेशर इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा 5 प्लस थीटा डिवाइड बाय थीटा इनटू थीटा माइनस बीटा साई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, थीटा एंड जो है वो एंगल विद द बॉर्ड सरफेस। ये चारों एंगल्स प्रपोज करने के बाद उन्होंने जो है वो हमें कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए जो है वो इक्वेशंस चेंज कर दी। रिमेनिंग फैक्टर्स हमारे इफेक्टिव डेप्थ वही सेम है, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल सेम, कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दोनों केसेस के अंदर, दोनों थ्योरीज के अंदर भी सेम है। एंड नाउ द थर्ड कंडीशन इज सैचुरेटेड सॉइल, कि जो हमने पीछे डिस्कस किया, जो कंडीशंस हमने डिस्कस की, जो थ्योरीज हमने डिस्कस की या जो फोर्सेस हमने डिस्कस किए, उसमें हम टोटली बात कर रहे थे ड्राई फॉर्म के अंदर सॉइल का जो बैकफिल मटेरियल है, लूज और कंपैक्टेड के अंदर हमने कोई हाइड्रोस्टैटिक की बात नहीं की। तो उसके लिए जो कंडीशन आती है सैचुरेटेड सॉइल के अंदर, व्हेन द सॉइल इज सैचुरेटेड, अगर वही सॉइल आपका सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर हो, द पोर्स ऑफ द परमिएबल सॉइल आर फिल्ड विद वाटर, कि सॉइल के अंदर लेट्स सपोज बैकफिल मटेरियल के अंदर हमारा पानी जमा हो जाता है, सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, which exerts an hydrostatic pressure, कि एब्जॉर्ब होने की वजह से सॉइल के अंदर somehow expansion जनरेट होती है, और सॉइल के अंदर से एक पानी और जो है वो आपका ग्रेन मटेरियल दोनों जो है वो एज एन एक्टिव प्रेशर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, जो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया। इन दिस केस द buoyant unit weight of the soil will be buoyant unit weight, buoyancy factor, कि आपका सबमर्ज फैक्टर, कि पानी जो है वो अब पानी के अंदर सॉइल सबमर्ज हो चुका है, उस केस के अंदर हमारा बुओयंट यूनिट वेट हम कंसीडर करते हैं, जिसके अंदर जो है वो हम यूनिट वेट ऑफ द सॉइल और यूनिट वेट ऑफ द वाटर दोनों का एक रेशो कंसीडर कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारे पास अब सबमर्ज या एक बुओयंसी फैक्टर की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो अगर उस चीज को आप कंसीडर कर रहे हो अपने वॉल के ऊपर, तो द कैलकुलेशंस विल बी डिफरेंट। इफेक्ट ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डिजाइन ऑफ द रिटेनिंग वॉल्स, कि अगर आपका वाटर का केस आ रहा है, उस केस के अंदर आपने एनी हाउ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को कंसीडर करना है,
आपके डिजाइन के लिए सब्जेक्टेड टू द हाई वाटर टेबल, हाई वाटर टेबल के लिए भी हो सकता है कि पानी का लेवल जो है वो जमीन के अंदर से बहुत ज्यादा है, बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं, सबमर्ज सॉइल का केस है, उस केस के लिए जो है वो हमारे पास एक हाइड्रोस्टैटिक वाटर प्रेशर की वजह से जो इंटेंसिटीज हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। अगर ऐसा केस आता है तो वो हमें डिजाइन के अंदर कंसीडर करना है। The values for internal friction can be used as we have mentioned in table 15.1 जो हम पहले डिस्कस कर आए हैं। That's all for today's lecture. And based on this lecture, the assignment for you guys is retaining walls as per AASHTO standards. The standard guidelines for retaining walls suggested by AASHTO standards has already been sent to you. Read it out carefully and prepare the detailed investigation report. कि AASHTO standards की आईज में उनके हिसाब से सजेस्टेड जो रिटेनिंग वॉल्स के क्राइटेरियाज हैं वो क्या है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसकी अच्छे तरीके से एक रिपोर्ट और समरी प्रिपेयर करनी है। द लास्ट डेट फॉर असाइनमेंट सबमिशन इज द नेक्स्ट लेक्चर, अगले लेक्चर तक उसको रेडी कर लें एंड यू कैन सबमिट मी इन द सॉफ्ट फाइल। एमएस ऑफिस में अगर उसको टाइप करके लिखते हैं तो भी आप सबमिट कर सकते हैं, अगर कोई हैंड रिटन फॉर्म में लिख के उसको स्कैन करके उसकी जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट करके मुझे फाइल सबमिट कराता है, इट्स आल्सो अलाउड। और नेक्स्ट लेक्चर तक इस लेक्चर को अच्छे तरीके से पढ़ लें ताकि जो है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम इफेक्ट ऑफ सरचार्ज लोडिंग को डिस्कस करें, फिर हम जो है वो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल्स के डिजाइन के अंदर मूव करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रॉम माय साइड। स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू वेरी मच।